डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम ट्वेल्थ क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 9 है, जो स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वो डिस्कस करेंगे। और जो ये चैप्टर है मेनली उन टेक्नोलॉजी, उन स्ट्रेटजीज के बारे में रहेगा जो कि जो फूड प्रोडक्शन है, जो खाद्य पैदावार है, उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि हमको पता है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसकी जो नीड है फूड फूड की, वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और उसको पूरा करने के लिए जो लिमिटेड लैंड है, तो लैंड को तो बढ़ा नहीं सकते, जो लैंड तो लिमिटेड ही है, जिसके ऊपर खेती बाड़ी वगैरह है वो की जा सकती है। तो उसके अंदर ही हम कुछ टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ज़्यादा जो फूड प्रोडक्टिविटी है उसको अलग अलग टेक्नोलॉजी से बढ़ा सकते हैं। तो वही टेक्नोलॉजी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। नीड इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। जो संसार की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फूड प्रोडक्शन है उसमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। मेजर रोल किनके द्वारा प्ले किए जा सकते हैं? बायोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाइड टू एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग। जो हम अलग अलग जानवरों को पालते हैं अलग अलग मकसद के लिए, जैसे दुग्ध मिल्क प्रोडक्शन के लिए हो सकता है, ऊन वगैरह के लिए भी, और खासकर खाने से रिलेटेड, यदि एग्स से रिलेटेड, मीट प्रोडक्शन से रिलेटेड हम अलग अलग जानवरों को पालते हैं तो वो एनिमल हस्बेंड्री में आ जाता है। और प्लांट ब्रीडिंग में जो हम अलग अलग स्पीसीज यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, तो उनको बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से, बायोलॉजी में अलग अलग जो मेथड होती हैं उनकी मदद से उनको हम अच्छे ढंग से इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यू टेक्निक्स लाइक एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी। जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, ये हम डिटेल में देखेंगे इसी चैप्टर में, जिसके अंदर एम्ब्रियो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो कि जो अलग अलग स्पीसीज के हाइब्रिडाइजेशन से मनते हैं। और टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी प्लांट्स के अंदर यूज की जाती है, जिसके अंदर एक जो एडवांस प्लांट होते हैं अच्छे, जिसके अंदर करेक्टर्स हैं, उनके कुछ टिश्यू पोर्शन लेके हम उनको लैब में तैयार करते हैं, जो स्मॉल प्लांटलेट्स। और जैसे ही वो छोटे पौधे में बदल जाते हैं, जो टिश्यू हैं उत्तक हैं, तो उनको फिर हम अलग अलग जगह पे खेती में उनको यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में उगाने में इस्तेमाल करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री देखते हैं सबसे पहले। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक। इसके अंदर क्या आ जाते हैं? वो खेतीबाड़ी से संबंधित सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन, और एंड रेजिंग का मतलब उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाना। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जो भी हम पशुधन जिसको बोलते हैं, अलग अलग जानवरों को पालते हैं, तो उसमें उनकी ब्रीडिंग और उनका रेजिंग, उनकी संख्या बढ़ाने से रिलेटेड जितनी भी हम अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। Deals with care and breeding of livestock like buffaloes, cows, pigs, horse, cattle, sheep, camel, goat, etc. that are useful to humans। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? केयर मतलब देखभाल, ब्रीडिंग मतलब उनका जो प्रजनन है अलग अलग जानवरों का, जिसमें बुफैलो भैंस, गायें, सूअर, घोड़े, कैटल्स, अलग अलग जो मवेशी हैं उनके अंदर, जैसे सीप हैं, भेड़ है, कैमल, ऊंट, गोट, बकरी। तो ये सारे आ जाते हैं जो जो इंसानों के लिए हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। एनिमल लाइक बीज, सिल्क वॉर्म, प्रॉन्स, क्रैब, फिश, बर्ड्स, पिग्स, कैटल, शिप एंड कैमल्स फॉर द प्रोडक्शन लाइक द मिल्क, एग्स। तो इनके अंदर ये भी जीव आ जाते हैं, जो मक्खियां हैं, मधुमक्खी, सिल्क वॉर्म जो सिल्क के कपड़े के लिए, जो रेशे के लिए तैयार किए जाते हैं, प्रॉन्स एंड झींगे, क्रैब, केंकड़े, फिश मछलियाँ, बर्ड्स जो अलग अलग पोल्ट्री फार्मिंग के बर्ड्स वगैरह होते हैं, पिग्स, कैटल, सीप, तो कैमल, ये सारे जीव भी आ जाते हैं जिनको हम मिल्क, एग्स, अलग अलग मकसद के लिए इनको पालते हैं, वूल के लिए भी, सिल्क के लिए भी, हनी भी के लिए भी, हनी के लिए भी।
तो ये भी एनिमल हस्बेंड्री में आ जाते हैं। आल्सो इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज, और इसमें पोल्ट्री फार्मिंग है मतलब जो पक्षियों को पालना, और जैसे जो हैन है, मुर्गे हैं वो पाले जाते हैं। फिशरीज मतलब मत्स्य पालन जिसमें मछलियों को पाला जाता है। फिशरीज के अंदर रियरिंग, कैचिंग, सेलिंग। रियरिंग का मतलब होता है पालना, और कैचिंग का मतलब उनको पकड़ना, और सेलिंग का मतलब बेचना। जो मछलियों को जो उनके पालन पोषण में अलग अलग एक्टिविटी की जाती हैं, और साथ में मछलियों के अलावा मोलस्क, सैल्ड फिश होती हैं, जो अलग अलग स्क्विड वगैरह होती हैं, और जैसे ऑक्टोपस वगैरह होती हैं, और क्रेस्टेशियंस, इसके अंदर प्राण और क्रैब्स आ जाते हैं। तो इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को पालना, उनको पकड़ना, उनको बेचना, वो सारी एक्टिविटी फिशरीज में आ जाती हैं। More than 70% of the world livestock population is in India and China। तो जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन मतलब जो अलग अलग हमने जानवर देखे हैं, पूरे वर्ल्ड में जो 70% जानवर हैं वो भारत में और चाइना में पाए जाते हैं। कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस इज ओनली 25%। लेकिन यदि वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस का यदि हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो इनसे जो हम अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, तो उस मामले में केवल दोनों देश ये 25% ही प्रोडक्शन कर पाते हैं, और जो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट है वो काफ़ी लो है इस हिसाब से देखा जाए तो। Newer technology applied to animal breeding and care with conventional practice to achieve improvement in quality and productivity। तो जो हम नई नई टेक्नोलॉजी है वो भी यूज करते हैं एनिमल ब्रीडिंग में, जो जानवरों के प्रजनन में और उनकी देखभाल में अलग अलग टेक्नोलॉजी मशीनें आ गई हैं जो कि सारा काम वगैरह वो देखती हैं। और साथ में जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, जो हम पारंपरिक तौर पे जो बहुत सारी विधियां हैं पुराने ज़माने से यूज करते आ रहे हैं, तो वो हम यूज कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, जो गुणवत्ता है और जो पैदावार है, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स की, उनको हम बढ़ा सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। तो जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, और जिनके अंदर हम उनको रखते हैं एनिमल्स को, उनको फार्म बोलते हैं, तो उनका मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसमें प्रोफेशनल अप्रोच टू बूस्ट टू आवर फूड प्रोडक्शन विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्म मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम प्रोफेशनल का मतलब है बिल्कुल अच्छे ढंग से जिसके ऊपर रिसर्च की गई हो, तो उन पहलुओं को देखते हैं इसमें, ताकि क्या किया जा सके। बूस्ट बूस्ट का मतलब है बढ़ाया जा सके क्या, आवर फूड प्रोडक्शन, हमारे जो खाद्य आपूर्ति है, खाद्य पैदावार है, उसको बढ़ाया जा सके। किसके साथ, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ फार्म मैनेजमेंट, जो हम पारंपरिक तौर तरीके यूज करते आ रहे हैं, तो उनको ही हम इम्प्रूव करते हैं इसमें। इसके अंदर क्या क्या आ जाते हैं, डायरी फार्म मैनेजमेंट आ जाता है, मतलब जो दुग्ध से रिलेटेड जो भी जानवर पाले जाते हैं। पोल्ट्री में बर्ड्स पाले जाते हैं जो, और एनिमल्स ब्रीडिंग में जो एनिमल्स के प्रजनन की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर जो डिजायरेबल करैक्टर है, हम अलग अलग स्पीसीज से लेके एक नई स्पीसीज तैयार करते हैं। बी कीपिंग में क्या होता है, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है शहद के लिए, वैक्स के लिए, अलग अलग जो सब्सटेंस है वो प्राप्त करने के लिए। फिशरीज में मत्स्य पालन, तो ये सारे आ जाते हैं, और इन्हीं को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डायरी फार्म मैनेजमेंट। तो इसमें क्या आ जाता है, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, उन एनिमल्स का हम मेनली इसमें प्रबंधन करते हैं जो कि मिल्क और इट्स प्रोडक्ट, जो दूध और दूध से बने पदार्थों को ह्यूमन कंजप्शन के लिए प्रदान करते हैं। डील विद प्रोसेस, तो इसके अंदर उन प्रोसेस के साथ डील किया जाता है, उन प्रोसेस को समझा जाता है, प्रक्रियाओं को समझते हैं, और सिस्टम, ऐसे तंत्रों को समझा जाता है जो कि इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ मिल्क, जो जो दूध की गुणवत्ता है और जो दूध की पैदावार है उसको बढ़ा सके। मिल्क यील्ड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन फार्म। तो जो मिल्क प्रोडक्शन है मेनली वो किस चीज़ पे निर्भर करती है कि हम किस प्रकार के जो नस्ल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फार्म के अंदर। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, वो क्या क्या हैं जिससे हम मैनेजमेंट के जो मेन, जो प्रबंधन के मेन मेन जो कंपोनेंट घटक हैं, किस किस पे जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है। सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड्स, अच्छी नस्लों का चुनाव करना। हैविंग हाई यील्ड पोटेंशियल, जिसके अंदर अच्छा खासा अक्षमता हो। हाई यील्डिंग का मतलब गुणवत्ता, जिसको पैदावार देने की, जैसे मिल्क प्रोडक्शन की अच्छी पोटेंशियल उसके अंदर। कंबाइंड विद रेजिस्टेंस टू डिजीज, और साथ में उनके बीमारी वगैरह लगने के भी उनके अंदर जो चांसेस हैं वो कम होने चाहिए। कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर, जो मवेशी हैं अलग अलग जो काऊ भैलो हैं, तो उनकी अच्छे ढंग से संभाल भी होनी चाहिए। हाउस वाइल्ड, उनको अच्छे ढंग से रख रखाव रखना चाहिए उनका। शुड हैव एडिक्वेट वाटर एंड बी मेंटेन डिजीज फ्री, तो उनके जो पानी वगैरह है उसकी भी सप्लाई अच्छी खासी होनी चाहिए, और साथ में उनको बीमारियों से भी
दूर रखना पड़ेगा। टाइम टू टाइम उनके जो वैक्सीनेशन है, इंजेक्शन वगैरह है, वो भी लगवाते रहना पड़ता है। उनकी जो डिजीज वगैरह है, कोई भी बीमारी आती है तो उसको चेकअप भी जरूरी होता है। फीडिंग इन साइंटिफिक मैनर, और उनको जो खाना है वो भी वैज्ञानिक तरीके से दिया जा सकता है। जैसे जो फोडर है उसकी जो क्वालिटी, उसकी जो गुणवत्ता है और उसकी जो मात्रा है वह कितना देना चाहिए, उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें कौन से हैं, तो वो उन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है इसके अंदर। स्ट्रिंजेंट क्लीननेस एंड हाइजीन व्हिल मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। तो जो लगातार जो साफ सफाई होती हैं और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है किस चीज़ में, मिल्किंग मतलब जो दुग्ध वगैरह हम निकालते हैं, और जो स्टोरेज उसका भंडारण करते हैं, और जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मिल्क और इट्स प्रोडक्ट का, तो उस टाइम पे जो साफ सफाई है उसका भी ध्यान रखना एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आ जाता है मैनेजमेंट का। रेगुलर रिक्वायर रेगुलर इंस्पेक्शन, साथ साथ में लगातार जांच पड़ताल की जरूरत रहती है। विद प्रॉपर रिकॉर्ड, जिसमें हर एक चीज़ का एक लेखा जोखा रहता है, रिटर्न में रहती है इन्फॉर्मेशन। कीपिंग बाय ए वेटरनरी डॉक्टर, और जो पशु चिकित्सक होते हैं, पशुओं के डॉक्टर होते हैं, उनकी मदद ली जाती है इसमें। हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई प्रॉब्लम, तो उनको किस चीज़ के लिए रखा जाता है, ताकि कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज हैं, उनका पता लगाया जा सके और उनको रेक्टिफाई का मतलब उनको ठीक किया जा सके। तो यहाँ पे हम अलग अलग जो डेयरी फार्म मैनेजमेंट है उसके अलग अलग जो कंपोनेंट देखे हैं, जैसे फीडिंग से रिलेटेड हम देख सकते हैं कि उसका जो राशन वगैरह है, मिक्स्ड राशन दिया जाए। कंसनट्रेट्स का मतलब किस मात्रा में दिया जाए। ग्रेजिंग का मतलब उनको चरने से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं। हेल्थ में हम देख सकते हैं बॉडी कंडीशन स्कोरिंग, मतलब बॉडी कंडीशन क्या है उसकी स्कोर रखना। क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट क्या कुछ है, उस हिसाब से उनको जो अलग टाइम से पहले ही इम्यूनाइजेशन वगैरह प्रोवाइड करना। मेटाबॉलिक स्टेटस का मतलब है शरीर किस तरीके से काम कर रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज है उनका ध्यान रखना, तो ये हेल्थ में आ जाती है। रिप्रोडक्शन में हर्ड मैनेजमेंट, जो झुंड है उनको मैनेज रखना, उनसे रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। एस्ट्रियस डिटेक्शन, क्लेविंग रिप्रोडक्शन, तो ये अलग अलग कंपोनेंट आ जाते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर। इसी प्रकार से बिहेवियरल एनालिसिस में बिहेवियर्स हैं वो चेक किए जाते हैं एनिमल्स के टाइम टू टाइम। और इकोनॉमिक्स में अलग अलग जो अर्थशास्त्र से, जो पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी है वो इसके अंदर देखी जाती हैं, जहाँ जहाँ पे पैसा वगैरह लगता है, जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्स हैं, परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स हैं, वेटरनरी ट्रीटमेंट्स हैं, जो दवाइयों का खर्चा वगैरह है, तो वो इनके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें अलग अलग कंपोनेंट है वो समझ सकते हैं, इनके एक एक दो दो पॉइंट हैं वो याद रख सकते हैं। उसके बाद है ये हम अलग अलग पिक्स हैं वो देख सकते हैं, जो कि एक डायरी फार्म मैनेजमेंट में देखने को मिलती हैं। जैसे ये वेटरनरी डॉक्टर है, ये चेक कर रहा है जो अलग अलग जो बिहेवियर वगैरह है, फूड का जो जो फोडर दिया जा रहा है उनका न्यूट्रिएंट्स, उनकी क्वालिटी कैसी है, और जो साइंटिफिक तरीके से जो खाना दिया जाता है पशुओं को, वो इस पिक में हम देख सकते हैं। जो अलग अलग जो मशीनें हैं, बड़े लेवल पर जो मशीनें हैं, तो वो लगाई जाती हैं, वो इंस्टॉल की जाती हैं। और ये जो मिल्किंग है, मिल्किंग से रिलेटेड जो कंटेनर है, इनके अंदर ऑटोमेटिक पंप होते हैं जो कि जो मिल्क है वो निकालते रहते हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है इसलिए ज़्यादा मैन पावर वहाँ पे यूज नहीं किया जाता। उसके बाद है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो इसके अंदर क्या है, जो बर्ड्स वगैरह हम यूज करते हैं तो उनका रख रखाव हम देखेंगे। पोल्ट्री के अंदर क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, मतलब वो पक्षी आ जाते हैं जो हम घरेलू अलग अलग फायदे के लिए, जैसे फूड एंड एग्स के लिए उनको पालते हैं। फाउल का मतलब बर्ड्स। और इंक्लूड इसके अंदर क्या आ जाते हैं, चिकन आ जाते हैं। चिकन मतलब जो हैन वगैरह हैं, कॉक्स वगैरह हैं, डक बत्तख आ जाते हैं, और समटाइम्स जो तुर्की और गीज हैं ये भी आ जाते हैं। ये भी पक्षियों की प्रजातियां हैं जो पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है इसके, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, तो ऐसी नस्ल का इस्तेमाल करना जो कि डिजीज फ्री हो, जिसको अच्छा आसानी से बीमारी वगैरह ना लगे, जो बीमारियों के प्रति अच्छे तरीके से जो इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और स्टेबल ब्रीड्स का मतलब है, मतलब ऐसी नस्ल रखनी है जो कि उचित हो, सही ढंग से उनका रख रखाव किया जा सके। प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, जो फार्म के अंदर जो कंडीशन है, जो उनको एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, तो जो भी जो टेम्परेचर वगैरह का ध्यान रखा जाता है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए और सुरक्षित रहनी चाहिए। प्रॉपर फीड एंड वाटर, तो उनको जो खाना है और जो उनको पानी है वो भी सही टाइम पे उचित मात्रा में सप्लाई किया जाना चाहिए। हाइजीन एंड हेल्थ केयर, जो स्वच्छता है और जो स्वास्थ्य है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो पोल्ट्री फार्म है
और उसके अंदर जो बर्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और उनके अलग अलग कंटेनर लगाए गए होते हैं। किसी में पानी की सप्लाई की जाती है, किसी में फोडर जिनको खाना वगैरह दिया जाता है उसकी सप्लाई रहती है, और टाइम टू टाइम इनका चेकअप भी होता है, डिजीज चेक की जाती हैं। और जो भी यदि इनके अंदर कोई डिजीज आ जाती है तो टाइम टू टाइम इंजेक्शन वगैरह है वो भी दिए जाते हैं। एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग में क्या होता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू होता है एनिमल हस्बेंड्री का, जिसमें पशुओं को पाला जाता है तो उसके अंदर इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। एम क्या होता है इसका, एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल्स एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो एनिमल्स हैं उनकी जो संख्या है, उनसे जो पैदावार वगैरह है उनको बढ़ाना, और साथ में जो जो प्रोडक्ट वगैरह है वो देते हैं उनकी क्वालिटी में सुधार करना, मनचाहे सुधार करना, वो एनिमल ब्रीडिंग से ही पॉसिबल होते हैं। ब्रीड क्या है, नस्ल जिसको बोलते हैं, ए ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट। मतलब क्या है इसका, कि एक ग्रुप होता है एनिमल्स का जो कि रिलेटेड बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब जिनके जो वंशज हैं वो एक जैसे होते हैं, सिमिलर इन मोस्ट करेक्टर। तो काफ़ी सारे करेक्टर में सिमिलरिटी पाई जाती है, जैसे उनकी जर्नल अपीयरेंस जो बाहर से उनको देखने से बता सकते हैं, फीचर्स उनके जो अलग अलग लक्षण हैं, साइज हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, तो बॉडी स्ट्रक्चर है जो वो एक ही जैसी दिखाई देती हैं, तो उसको नस्ल बोला जाता है, ब्रीड बोला जाता है। इन ब्रीडिंग क्या होता है, व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, जब एक ही नस्ल के बीच में जो ब्रीडिंग करवाई जाती है उसको इन ब्रीडिंग बोलते हैं। आउट ब्रीडिंग क्या होता है, जब अलग अलग नस्लों के बीच में, स्पीसीज ये एक ही है, एक ही स्पीसीज की अलग अलग नस्ल होती हैं, तो उनके बीच में, अलग अलग नस्लों के बीच में यदि क्रॉसिंग करवाया जाए, क्रॉसिंग का मतलब है जो गैमेट्स हैं वो अलग अलग नस्लों से लिए जाते हैं, एक जो मेल है वो अलग नस्ल से लिया जाता है, फीमेल अलग नस्ल से, उनसे फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, और जो एक हाइब्रिडाइज बनता है, कम्बिनेशन बनता है, तो एक नई स्पीसीज को वो रिप्रेजेंट करता है, एक नई नस्ल वहाँ पे बनती है। उसके बाद है ब्रीडिंग सिस्टम में इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग, दो टाइप हैं इसके। और इन ब्रीडिंग में क्लोज ब्रीडिंग आ जाती है, जिसके अंदर जो बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। एक लाइन ब्रीडिंग आ जाती है, लाइन ब्रीडिंग का मतलब है एक जो वंशावली है, एक साइड से जो आ रही है फैमिली हिस्ट्री, तो उसमें उसके अंदर भी ब्रीडिंग करवाई जाती है। आउट ब्रीडिंग में प्योर ब्रीडिंग आ जाती है, लाइन क्रॉसिंग आ जाती है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, ग्रेडिंग अप, स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इसके अलग अलग टाइप होते हैं जो हायर क्लासेज में ज़्यादा पढ़ने को मिलते हैं। तो यहाँ से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि ब्रीडिंग मेनली टू टाइप की होती है, और इनके अंदर जो मेन मकसद है इसका क्या होता है, वो क्वालिटी, और क्वालिटी को ज़्यादातर इम्प्रूव करना होता है। उसके बाद इन ब्रीडिंग देखते हैं, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। तो 4 से 6 पीढ़ियों में, मतलब बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल रिलेटेड एक दूसरे के साथ, जो मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जैसे एक ही पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जब आगे बढ़ते रहते हैं तो उनके बीच में मीटिंग वगैरह वो करवाई जाती है। 4 to 6 जनरेशन का उनके बीच में रिलेशन रहना चाहिए, 4 पीढ़ियों का रिलेशन होता है उनके बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में। सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल्स ऑफ सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स। तो जो नस्ल है उसके अंदर सुपीरियर मेल का मतलब है वो मेल जिसके अंदर अच्छे करेक्टर्स हैं, सुपीरियर फीमेल जो औरों से अच्छी फीमेल है, मतलब जिसके अंदर अच्छे करेक्टर हैं, तो उनकी जो ब्रीडिंग है, उनके जो उनके उनको आइडेंटिफाई किया जाता है पहले, और उसके बाद मेटिड का मतलब है उनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन है, वो करवाई जाती है। सुपीरियर फीमेल क्या होती है, काऊ और बुफैलो, मतलब गाय या भैंस होती है जो कि ज़्यादा मिल्क है वो प्रोड्यूस कर सकती है, पर लैक्टेशन का मतलब है हर एक उसका जो लैक्टेशन पीरियड होता है, जो भी अलग अलग टाइम पीरियड में जो मिल्क प्रोडक्शन करती है, तो उसमें जो उसकी मिल्क है, उसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है, उसको सुपीरियर फीमेल बोला जाता है। सुपीरियर मेल क्या हो जाता है, वो बुल आ जाते हैं इसके अंदर, विच गिव्स राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी, जिसके जो आगे बच्चे होते हैं, बछड़े वगैरह होते हैं, वो कैसे मिलेंगे, वो बिल्कुल हष्ट पुष्ट मिलेंगे, हेल्थी मिलेंगे। प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मेटिंग आर evaluated and superior males and females among them are identified for further mating। तो इनकी जो प्रोजेनी है, जो ऐसे मेटिंग से, ऐसी फर्टिलाइजेशन से जो बनते हैं, उनको इवेलुएट, उनको जांचा परखा जाता है, अच्छे ढंग से उनकी पड़ताल की जाती है, और जो सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स हैं अमंग दैम, तो उनके जो प्रोजेनी है उनके अंदर भी फिर ऐसे ही सुपीरियर मेल और फीमेल को सिलेक्ट किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और उनकी फिर आगे मेटिंग करवाई जाती है।
तो सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, इनब्रीडिंग इंक्रीज होमोजाइगसिटी। तो इसकी वजह से होमोजाइगसिटी का मतलब है जो प्योरिटी है वो बढ़ती है, कोई एक्स्ट्रा करैक्टर नहीं आता है, जो अच्छे गुण हैं उनकी मात्रा बढ़ती रहती है। यूज्ड टू इवोल्व ए प्योर लाइन इन एनिमल, और इसके द्वारा प्योर लाइन का मतलब है कि एक स्पेसिफिक करैक्टर है वही रहते हैं, कोई मिक्सअप वहाँ पे देखने को मिलता है, उनको विकास करने के लिए, उनका विकास करने के लिए इनब्रीडिंग यूज की जा सकती है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है, हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। तो इसमें सुपीरियर जीन्स हैं वो इसमें इकट्ठे होते रहते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन लेस डिजायरेबल जीन्स हैं वो इसके अंदर खत्म होते रहते हैं। एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, ऐसे हार्मफुल रिसेसिव जीन इकट्ठे होते रहते हैं जिसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो ज़्यादातर जो डिजीज होती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर वो रिसेसिव फॉर्म में पाई जाती हैं। और यदि होमोजाइगसिटी इंक्रीज हो रही है तो रिसेसिवनेस भी, वो रिसेसिव के भी होमोजाइगस नेचर के आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो डिजीज है वो देखने को मिलेगी। दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, तो जिसको हम सिलेक्शन के द्वारा एलिमिनेट कर सकते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन वही है, कंटिन्यूस एंड क्लोज ब्रीडिंग रिड्यूस फर्टिलिटी। तो इससे क्या है, जो फर्टिलिटी है मतलब जो अच्छे ऑफस्प्रिंग पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है, और जिसकी वजह से जो पैदावार है, जो अलग अलग नस्ल हैं उनकी जो संख्या है वो भी कम हो जाती है। सॉल्यूशन क्या है इसका, सिलेक्टेड एनिमल्स ऑफ द ब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। इसमें क्या किया जाता है, एनिमल्स का सिलेक्शन इस बेस पे किया जाता है कि सुपीरियर हैं वो, लेकिन उनकी जो मेटिंग है अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स के साथ ही करवाई जाती है। मतलब वो 4 to 6 जनरेशन तक रिलेटेड नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। तो वो अलग नस्ल एक ही हो सकती है, लेकिन जो उनके अंदर जो रिलेशन है वो नहीं मिलना चाहिए, तो उनके बीच में ब्रीडिंग करवाते हैं। तो ये जो चांसेज हैं, जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस हैं उनके चांसेज को कम किया जा सकता है। आउट ब्रीडिंग क्या होती है, ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच में बी बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड। तो इसमें क्या किया जाता है, अनरिलेटेड मतलब कोई रिलेशन नहीं होता इनके अंदर, तो उनके बीच में इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग है वो करवाई जाती है, ब्रीडिंग करवाई जाती है, और उनकी नस्ल एक ही होती है। तो टाइप क्या होते हैं इसके, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये इसके अंदर आ जाते हैं आउट ब्रीडिंग में। तो आउट क्रॉसिंग क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ दियर पेडिग्री। पेडिग्री का मतलब फैमिली हिस्ट्री अप टू 4 to 6 जनरेशन, मतलब 4 से 6 जनरेशन तक उनका कोई कॉमन एंसेस्टर, मतलब उनका कोई पूर्वज एक नहीं होना चाहिए, मतलब एक पूर्वज की संतान नहीं होनी चाहिए, वो 4 से 6 जनरेशन तक उनके पूर्वज मिलने नहीं चाहिए आपस में। तो उन एनिमल्स के बीच में मेटिंग करवाई जाती है इसमें। और जो बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल्स विद लो मिल्क प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ रेट इन द बीफ कैटल एक्सेट्रा। तो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किन एनिमल्स में, जिनकी जो लो मिल्क प्रोडक्टिविटी होती है, दुग्ध उत्पादन कम होता है, ग्रोथ रेट इन बीफ, बीफ का मतलब होता है जो मांस होता है मवेशियों से जो यूज किया जाता है, तो उसका जो ग्रोथ रेट है यदि वो कम है तो उनके अंदर ये बड़ा अच्छा एक स्टेप होता है जिसके द्वारा जो ये प्रोडक्शन है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर सिंगल आउट क्रॉस ओपन हेल्प टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखा है हमने कि जिसके अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर आने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, बीमारी आने के चांस बढ़ते रहते हैं, तो उसको भी इस चीज़ के द्वारा सोल्व किया जा सकता है। क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर क्या जाता है, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। इसमें नस्ल ही चेंज कर दी जाती हैं, एक नस्ल का जो सुपीरियर मेल है और दूसरे नस्ल की जो सुपीरियर मेल फीमेल के साथ है जो उनकी मेटिंग करवाई जाती है। डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड, जिससे क्या होएगा, जो उनके मन चाहे, जो हमारे जो मन मर्जी के जो गुण हैं, जो जो गुण हम चाहते हैं, तो उनको कंबाइंड किया जा सकता है अलग अलग ब्रीड्स के गुणों को। प्रोजेनी हाइब्रिड, जो उनसे प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो एक मिक्स नस्ल के होते हैं और जो कमर्शियल प्रोडक्शन पे यूज किए जाते हैं, मतलब व्यापारिक पैमाने पे फिर उनका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड्स सुपीरियर टू एग्जिस्टिंग ब्रीड्स।
अब इनको किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, नई नई जो स्टेबल ब्रीड्स होती हैं उनको बढ़ाने के लिए। स्टेबल का मतलब है जो ज़्यादा चेंज में ना जाए, टू एग्जिस्टिंग ब्रीड्स। तो एग्जिस्टिंग ब्रीड्स में कुछ सुधार करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे है हिसारडेल ब्रीड ऑफ शिप डेवलप्ड इन पंजाब। पंजाब के अंदर ये जो शिप की जो ब्रीड है, नस्ल है, वो तैयार की गई है। और इसी तरीके से जो बीकानेरी है, बीकानेरी ईव्स हैं और मैरियनो रैम्स हैं, तो ये भी अलग अलग जो नस्ल हैं वो तैयार की गई हैं कैटल्स की। तो वो क्रॉस ब्रीडिंग का ही एक रिजल्ट है। उसके बाद है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक मतलब बिटवीन टू स्पीसीज, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सअप करना। तो मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज आर मेटेड। तो अलग अलग स्पीसीज, यहाँ पे स्पीसीज ही चेंज की जाती हैं, तो उनके जो स्पीसीज के जो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर हैं मेल और फीमेल, उनके बीच में जो मेटिंग है, हाई जो फर्टिलाइजेशन है, वो करवाई जाएगी। प्रोजेनी में कंबाइन डिजायरेबल फीचर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। तो जो बच्चे हैं उनके अंदर दोनों माता पिता हैं उनके करेक्टर्स, जो डिजायरेबल करेक्टर्स हैं, जो हम मनचाहे करेक्टर्स हैं, वो लेके आ सकते हैं। और मे बी ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू, जो कि ज़्यादा मतलब पैसे वाइज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो जैसे मूल होता है, जो खच्चर होते हैं, उनका ज़्यादातर बहुत ज़्यादा होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात अलग है कि वो आगे फर्टाइल नहीं होते हैं, ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो इनसे हम अलग अलग स्पीसीज से, जैसे हॉर्स और डंकी से, इनके बीच में जो मेटिंग करवाई जाती है, तो उनसे मूल है वो पैदा होते हैं। कैरिड आउट यूजिंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसको किस विधि से यूज इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, मेल से जो सीमन है वो कलेक्ट किए जाते हैं और उनको आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड जो एक्टिविटी होती है उनके द्वारा फीमेल के जेनिटल ट्रैक के अंदर उनको भेजा जाता है। तो इसमें क्या है, सीमन इज कलेक्टेड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ सेलेक्टेड फीमेल बाय ब्रीडर। ब्रीडर मतलब जो भी प्रजनन उनके बीच में करवा रहा है, तो उनके द्वारा ये एक्टिविटी की जाती है। सीमन में बी यूज्ड इमीडिएटली। सीमन जो कलेक्ट किया है मेल से, तो वो हो सकता है एकदम से यूज किया जाए, या फिर हो सकता है उसको फ्रोजन मतलब उसको ठंडे कंटेनर में रखा जाता है और उसको बाद में भी यूज किया जा सकता है। आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन फ्रोजन फॉर्म। तो उसको हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा भी जा सकता है फ्रोजन फॉर्म में ही, टू वेयर फीमेल इज हाउस्ड, जहाँ पे फीमेल को रखा जाता है, तो वहाँ पे भी हम इसको बेच सकते हैं। लेकिन फ्रोजन फॉर्म में बेच सकते हैं, क्योंकि यदि इसको नॉर्मल रखा जाए तो ये जल्दी ही, इनकी जो स्पर्म्स हैं वो वाइएबल नहीं रहते हैं, उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। हेल्प अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग। तो जो नॉर्मल मेटिंग्स के टाइम पे आने वाली जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम इस विधि से ओवरकम कर सकते हैं, मतलब उनसे निपटारा पा सकते हैं। और जो सक्सेस रेट होता है क्रॉसिंग का इज फेयरली लो इवन थो आर्टिफिशियल सेमिनेशन इज कैरिड आउट। फिर भी जो सक्सेस रेट होता है, क्योंकि नेचर के साथ छेड़खानी होती है, जो स्पीसीज हैं उनकी खास बात ये होती है कि वो इंटरब्रीड कर सकें। एक स्पीसीज के मेंबर ही इंटरब्रीडिंग कर सकते होते हैं, जबकि दो स्पीसीज के मेंबर है वो इंटरब्रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन वो नेचुरली पॉसिबल नहीं होता। और यदि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हालांकि यूज किया जा रहा है, जो कि जो सक्सेस रेशियो से बढ़ जाना चाहिए जो फर्टिलाइजेशन का है, लेकिन फिर भी जो सक्सेस रेट का मतलब है, जो इंडिविजुअल हैं वो ठीक ढंग से नहीं बन पाते हैं इसमें। तो हो सकता है उनकी पहले ही प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, या हो सकता है जन्म के कुछ टाइम बाद ही उनकी डेथ हो जाए। तो बहुत ही कम चांस होते हैं इंटरस्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन के सक्सेसफुल होने के। उसके बाद है MOET। तो ये भी एक टाइप की हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें क्या रहता है, ए काऊ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन। एक काऊ के अंदर कुछ हार्मोन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसी एक्टिविटी रखते हैं। क्या यूज करने के लिए, टू इंड्यूस फॉलिकुलर मैच्योरेशन, जिससे जो प्री मैच्योर जो ओव्यूल है, जैसे ओव्यूलेशन वगैरह होती हैं, तो उनको इंड्यूस करवाया जाता है इन हार्मोन्स की मदद से। एंड सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब है, जैसे वैसे नॉर्मली तो जो फीमेल्स हैं वो एक एग ही प्रोड्यूस करती हैं एक टाइम में, लेकिन इस विधि से 6 से 8 एग भी वो प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं एक एग की बजाय। एनिमल इज आइदर मेटेड विद एन इलाइट बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड। तो हो सकता है कि जो एनिमल है जो ये सुपर ओव्यूलेशन करता है, तो उसके साथ कुछ जो
एलाइट का मतलब है जो अच्छी नस्ल के बुल से भी उनकी मेटिंग करवाई जाती है, या फिर उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड मतलब जो सीमन कलेक्ट करके आर्टिफिशियली रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर छोड़ा जाता है और जिसकी वजह से जो ब्रीडिंग है वो करवाई जाती है। फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, अलग अलग जो एग हैं 6 से 8 एग, वो जब 8 से 32 सेल की स्टेज में पहुंच जाते हैं, आर रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, उनको विदाउट सर्जरी बिना चीरफाड़ करे उनको बाहर निकाला जाता है और सैरोगेट मदर्स के अंदर भेज दिया जाता है। सैरोगेट मदर्स क्या होती हैं, वो फीमेल होती हैं जो कि जिनके एग है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, लेकिन वो जो यंग वंस हैं उनको प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे नॉर्मली तो यदि कोई फीमेल है वो फर्टिलाइजेशन उसके अंदर जो एग्स का हो जाता है तो उसको एक लंबे पीरियड में जाना पड़ता है, जिस टाइम तक उसकी जो एग प्रोडक्शन है वो रुक जाती है। तो इसके अंदर क्या है, जो एग प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ाई जाती है और जो ये प्रेगनेंसी वाला जो काम होता है वो किसी दूसरी मदर से वो करवाया जाता है, जिसको सैरोगेट मदर्स बोलते हैं। जेनेटिक मदर, जो जेनेटिक मदर का मतलब जिसने एग प्रोड्यूस किए थे वो अवेलेबल रहती हैं फिर अदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन, तो उसके अंदर और ज़्यादा जो हम राउंड है सुपर ओव्यूलेशन के वो कर सकते हैं, जिससे हर बार 6 से 8 एग है वो प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ये कैटल्स जो मवेशी हैं, सिप्स बेड हैं, रैबिट खरगोश बुफेलो मेयर्स, जो मेयर्स क्या होती हैं घोड़ियाँ होती हैं, तो उनमें ये यूज की जाती हैं। और हाई मिल्क यील्डिंग breeds of females and high quality lean meat with less lipid meat yielding bulls bred successfully। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मदर्स या जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, वो नस्लें इसमें ली जाती हैं, यूज की जाती हैं। और जो बुल हैं तो उनकी कौन सी प्रजाति यूज की जाती हैं, जो लीन मीट का मतलब है बिल्कुल साफ मीट जिसके अंदर हो और जिसके अंदर लिपिड का कंटेंट है बिल्कुल कम हो, प्रोटीनस कंटेंट ज़्यादा हो, तो ऐसे जो मीट वाले जो बुल्स हैं उनको यूज किया जाता है, उनके बीच में जो ब्रीडिंग है वो सक्सेसफुली करवाई जाती है। और इससे टू इंक्रीज हर्ड साइज इन शॉर्ट टाइम, तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, जो झुंड होता है, जो मवेशियों का झुंड है उसका जो साइज है थोड़े टाइम में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो पिक से हम यहाँ पे आइडिया लेते हैं कि इसमें जो सुपीरियर काऊ है जैसे और एक इलाइट बुल है, जो मतलब एक सुपीरियर मेल बोल सकते हैं, सुपीरियर बुल बोल सकते हैं। तो सुपीरियर काऊ के अंदर क्या किया जाता है, कुछ एफएसएच लाइक हार्मोन जो एक्टिविटी रखते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट का मतलब उनके शरीर में इंजेक्ट करवाया जाता है, जिससे फोलिकुलर मैचुरेशन होती है और सुपर ओव्यूलेशन के द्वारा 6 से 8 एग है वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। वैसे नॉर्मली एक एग ही एक टाइम पे प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ से क्या है नेचुरल मेटिंग भी करवा सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो भी करवाई जा सकती है। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी तो एम्ब्रियो 8 से लेकर 32 सेल स्टेज में तो सैरोगेट मदर्स हैं, एम्ब्रियोज रिकवर्ड नॉन सर्जिकली, तो बिना चीर फाड़ के क्या किए जाते हैं, जो एम्ब्रियो हैं वो निकाले जाते हैं उनसे। और उनके बाद जो ये जेनेटिक मदर है ये आगे के राउंड के लिए सुपरविलेशन के लिए तैयार रहती हैं, और जबकि जो एम्ब्रियो हैं वो अलग अलग मदर्स के अंदर सैरोगेट मदर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिससे कि वो यंग बेबीज वगैरह हैं जो भी उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। बी कीपिंग, जिसको हम मधुमक्खी पालन भी बोलते हैं, साइंटिफिकली इसको एपीकल्चर बोला जाता है। एपीस वैसे मधुमक्खी का साइंटिफिक नेम होता है, कल्चर का मतलब पालना, एपीकल्चर वहाँ से नाम बने हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स, हाइव्स होते हैं छत्ते, किसके, हनी बीज के, मधुमक्खियों के छत्तों का मेंटेनेंस किया जाता है, इसमें रख रखाव किया जाता है, किसके लिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड एज्ड ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। एज ओल्ड का मतलब है काफ़ी साल पुरानी, जो एक कॉटेज इंडस्ट्री है लघु उद्योग के रूप में, मतलब छोटे पैमाने पे काफ़ी टाइम पहले से ही यूज की जा रही है, जिसके अंदर शहद है उसके लिए मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। हनी इज फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो शहद होता है उसका न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है, पोषण जो वैल्यू होती है उसकी वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड आल्सो फाइंड यूज इन इंडिजिशियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, तो काफ़ी सारे जो अलग अलग सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, दवाइयों के अंदर भी जो हनी है, शहद है, उसका काफ़ी यूज किया जाता है। आल्सो प्रोड्यूस बी वैक्स, तो जो मक्खियाँ हैं वो बी वैक्स एक मोम जैसा पदार्थ है वो भी प्रोड्यूस करती हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम पढ़ें, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, जो कि सौंदर्य सामग्री के जितने भी
जो पदार्थ होते हैं वो इससे तैयार किए जाते हैं। और पॉलिश ऑफ वेरियस काइंड, जो पॉलिश वगैरह होती है अलग अलग शाइनिंग सरफेस वगैरह देने के लिए, तो उसमें भी बी वैक्स है वो यूज किया जाता है। प्रैक्टिसाइज्ड इन एनी एरिया हैविंग वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट और कार्ड्स एंड कल्टिवेटेड क्रॉप। तो ये कहाँ पे की जाती हैं? तो वाइल्ड श्रब्स का मतलब है जहाँ पे जंगली घास वगैरह है, जो फॉरेस्ट हैं उनके आसपास की जा सकती है। फ्रूट और कार्ड का मतलब है जहाँ पे फूलों के बगीचे हैं। और कल्टिवेटेड क्रॉप्स का मतलब जहाँ पे हम नॉर्मली एग्रीकल्चर से रिलेटेड खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ पे भी इनका जो कल्चर है, इनको पालन पोषण है वो किया जा सकता है। कॉमन स्पीशीज है जो हनी बी की, वो ज़्यादा यूज की जाती है, एपिस इंडिका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सक्सेसफुल बी कीपिंग। तो यदि बी कीपिंग अच्छे ढंग से करना है तो उसके लिए क्या क्या जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती है। नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिटेट्स ऑफ द बी, मक्खियों का जो रहने की जगह है, नेचर मतलब उनकी जो प्रकृति है, व्यवहार है उनका कैसा है, और हैबिट्स का मतलब उनकी आदतें कैसी हैं, उनका बड़ा इस चीज़ में नॉलेज होना जरूरी है। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन फॉर कीपिंग बी हिव्स, जो मधुमक्खी के छत्ते हैं उनको रखने की अच्छी जगह भी होनी चाहिए, उसका सिलेक्शन करना होता है। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वाम्स ग्रुप ऑफ बीज, तो इसके अंदर कैचिंग मतलब उनको पकड़ना, हाइविंग का मतलब उनको छत्तों में रखना, स्वार्म्स का मतलब जो ग्रुप होते हैं बीज के उनको स्वार्म बोला जाता है। मतलब मधुमक्खियों को पकड़ के और उनके छत्तों में रखना भी एक मतलब इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। मैनेजमेंट ऑफ हाइव्स, जो छत्ते होते हैं उनका प्रबंधन करना ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में उनकी संभाल रखना, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड ऑफ बी वैक्स, जो भी हम पदार्थ निकालते हैं उनकी जो हैंडलिंग है, उनको रख रखाव है और उनका जो कलेक्ट करना है, तो वो भी मेन पॉइंट्स में आ जाता है। तो जो हम प्रोडक्ट लेते हैं मधुमक्खियों से वो क्या रहता है? शहद, और साथ में जो बी वैक्स है वो हम मधुमक्खियों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद है फिशरीज। फिशरीज में मत्स्य पालन आ जाता है, मछलियों का पालन किया जाता है इसमें। तो इसके अंदर कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, सेल फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। तो इसमें क्या आ जाता है? कैचिंग मतलब पकड़ना, प्रोसेसिंग का मतलब पकड़ने के बाद जो भी प्रोसेसिंग होती है उनकी, या फिर उनकी जो सेलिंग है, बेचने से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो आ जाती है। किसकी? फिश की या सेल फिश की। सेल फिश मतलब सेल्ड फिश होती हैं, जो कि अपने ऊपर जो एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की सेल ली होती हैं, तो वो फिश भी इसके अंदर आ जाती हैं। और अदर एक्वेटिक एनिमल, कुछ दूसरे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, उनकी भी इसमें जो प्रोसेसिंग है, कैचिंग प्रोसेस है वो आ जाती हैं। जैसे झींगे वगैरह, क्रैब्स वगैरह हैं, वो भी आ जाते हैं इसमें। लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी जो जनसंख्या है उसका बहुत बड़ा हिस्सा फिश के ऊपर और जो फिश प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है, बड़ा निर्भर है। और जो अदर एक्वेटिक एनिमल हैं जैसे प्राण हैं, क्रैब हैं, लोबस्टर हैं, एडिबल ऊस्टर हैं। ऊस्टर वही हैं जो मोती वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। लोबस्टर भी ऐसे ही एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो कि पकड़े जाते हैं खाने से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए, फीडिंग के लिए। तो इसके अंदर फ्रेश वाटर फिशीज के अंदर कैटला, रोहू और कॉमन कार्प आ जाती हैं। और जो मैराइन फिशीज है उसमें हिल्सा फिश और सार्डाइंस मछलियाँ ये आ जाती हैं, जो कि समुद्रों से पकड़ी जाती हैं। और जो फ्रेश वाटर फिश हैं उनको नदियों से पकड़ा जाता है। हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी, तो जो कोस्टल रीजन हमको पता है इंडिया का बहुत ही ज़्यादा एरिया तटीय क्षेत्र है जो समुद्र के साथ लगता है, और काफ़ी सारी नदियाँ भी बहती हैं इंडिया में, जिसकी वजह से जो मछलियाँ हैं वो काफ़ी बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती हैं। और जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र है, पैसे से रिलेटेड जो मदद मिलती है इंडिया को काफ़ी, इस उद्योग से, फिशरीज से बोल सकते हैं, जो मत्स्य पालन है इससे। प्रोवाइड इनकम, तो ये साथ में आमदनी का जो सोर्स है और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देता है। मिलियंस ऑफ फिशरमैन, काफ़ी सारे जो लाखों मछुआरों को ये रोजगार भी देता है और उनकी आमदनी का सोर्स भी है, स्रोत भी है। एंड फार्मर इन कोस्टल स्टेट, तो वही बात है, जो तटीय क्षेत्र हैं जो हमारे वो रीजन जो कि समुद्र के साथ टच करते हैं, तो उन रीजन्स में काफ़ी बड़े रोजगार का एक साधन है ये। डिफरेंट टेक्निक्स हैव बीन एम्प्लॉयड टू इंक्रीज प्रोडक्शन, तो अलग अलग जो टेक्निक्स हैं वो इनके अंदर यूज की जाती हैं ताकि जो प्रोडक्शन है, पैदावार हैं जो फिशेज की, उनको बढ़ाया जा सके। प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स हैज बीन इंक्रीज्ड थ्रू एक्वाकल्चर एंड पाइसिकल्चर, तो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनका जो पैदावार है उनको काफ़ी हद तक बढ़ाया जा चुका है। किस प्रोग्राम के जरिए? जो एक्वाकल्चर होते हैं, एक्वाकल्चर में सारे वो पानी के अंदर पाए जाने वाले प्लांट्स वगैरह हैं उनका कल्चर आ जाता है। और पाइसी कल्चर का मतलब है
जो मत्स्य पालन है उसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम के जरिए हम इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, इनके जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अलग अलग हम स्टेप देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग को कैसे मतलब जो अच्छे ढंग से इम्प्रूव किया जा सकता है अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के द्वारा। पर्पजफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स। तो इसके अंदर पर्पजफुल का मतलब उद्देश्यपूर्वक, मतलब हमको पता होता है कि किस लेवल पे मैनिपुलेशन का मतलब छेड़खानी करनी है प्लांट स्पीसीज के अंदर क्या करने के लिए, टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स। जो मनचाहे प्लांट हैं, जो स्पीसीज हैं वो उनसे पैदा किए जाते हैं जो कि बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन, जो कि कल्टीवेशन का मतलब है उगाने से रिलेटेड या फिर उनकी पैदावार से रिलेटेड अच्छे ढंग से वो सूट होने चाहिए, मतलब सही नस्ल होनी चाहिए। गिव बेटर यील्ड्स, जो पैदावार है वो भी अच्छी होनी चाहिए उनकी। और डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब है उनके जो बीमारियां वगैरह हैं उनके प्रति भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए उनकी। टेक्नोलॉजी विच इंक्रीज यील्ड्स टू ए वेरी लार्ज एक्सटेंट, तो ये वो तकनीक होती है जिसके द्वारा जो पैदावार है उसको बहुत ही लार्ज एक्सटेंट का मतलब बड़े पैमाने पे उसको इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल, साथ में कुछ उनके अंदर गुण रहते हैं कि जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब जैसे टेम्परेचर ज़्यादा चला गया या फिर वाटर की जो कमी है, स्कैर्सिटी है वो जाती है, तो ये एनवायरमेंटल स्ट्रेस होते हैं। या टेम्परेचर कम चला गया काफ़ी, तो उसके प्रति टॉलरेंस अच्छी होनी चाहिए उसकी, सहन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि जल्दी से जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में चला जाए। रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, जो बीमारी फैलाने वाले जीव होते हैं उनके प्रति भी उसको अच्छे ढंग से रेजिस्टेंस होना चाहिए वो करेक्टर। इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, जो अलग अलग कीट होते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उसके प्रति भी उनकी टॉलरेंस है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये डिजायरेबल करेक्टर्स होते हैं, इनके लिए प्लांट ब्रीडिंग है वो करवाई जाती है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, क्लासिकल का मतलब पुराने टाइम की, तो इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइंस फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, क्रॉसिंग करवाई जाती है या हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दो नस्लों के बीच में दो प्योर लाइन ली जाती हैं, प्योर करैक्टर लिए हुए लाइंस के बीच में क्रॉसिंग करवाई जाती है, फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। और फिर उसके बाद उनका आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है जो भी आगे सीड वगैरह बनेंगे उनको सेलेक्ट किया जाता है कि उनके अंदर अच्छे गुण आए हैं नहीं आए हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये क्या है, हरित क्रांति बोलते हैं इसको। फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी इन वीट, तो ये इसके अंदर एक ये प्रोग्राम था जिसके अंदर जो हाई यील्ड का मतलब अच्छी पैदावार देने वाली और साथ में डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब है बीमारी के प्रति अच्छे तरीके से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता लिए हुए है, ऐसी वैरायटीज मतलब ऐसी नस्लों को इसमें उगाया जाता है जो कि गेहूं की, राइस की और मेज की, जो मक्के की। तो उनके लिए जो ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम है वो चलाया गया था। स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में कौन से जो स्टेप्स हैं वो मेन रहते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब है जो चेंज हैं अलग अलग प्रकार की जो पेड़ पौधे हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज, के अंदर क्या किया जाता है, जितने भी प्रकार के प्राकृतिक नस्ल पाई जाती हैं किसी भी क्रॉप की, तो उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, प्रिजर्व मतलब उनको सुरक्षित रखा जाता है। स्पीसीज मतलब वैरायटीज मतलब अलग अलग नस्ल हो सकती हैं, स्पीसीज प्रजाति हो सकती हैं। एंड रिलेटिव्स ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज फॉर इफेक्टिव एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल जीन, और साथ में इन स्पीसीज के कुछ रिलेटिव्स मतलब कुछ सगे संबंधी टाइप की जो नस्लें हैं जो इनसे मिलती हैं तो उनको कल्टीवेट किया जाता है। ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज मतलब जो कि पैदावार की जाने मतलब पैदावार के लिए उगाए जाने वाली जो नस्लें हैं उनकी अलग अलग वैरायटी स्पीसीज उनके रिलेटिव्स को इकट्ठा करेंगे, किसके लिए, ताकि जो नेचुरल जीन है उनके उनको आसानी से एक्सप्लोइट किया जा सके। एक्सप्लोइट का मतलब चेंज किया जा सके। जर्म प्लाज्म कलेक्शन, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट सीड्स हैविंग ऑल डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल द जीन्स इन ए गिवन क्रॉप। तो इसके अंदर सिलेक्टेड जो जीन है वो कलेक्ट नहीं किए जाते, इसमें सारा जो जीन पूल होता है मतलब जीन होता है कि इंडिविजुअल के अंदर जितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो डाइवर्स एलील्स हैं वो इसमें इकट्ठे किए जाते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद है सेकंड जो स्टेप है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो जर्म प्लाज्म इज इवेल्युएटेड, उसकी मतलब अच्छे ढंग से इवेल्युएशन किया जाता है, उसकी मतलब मूल्यांकन किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल करेक्टर्स,
क्यों किया जाता है इवेल्युएशन? ताकि जो डिजायरेबल करेक्टर्स हैं उनको ढूंढा जा सके और प्लांट्स की पहचान की जा सके जिनके पास ये डिजायरेबल करेक्टर्स हैं। उसके बाद सेलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड, तो जो प्लांट हमने सेलेक्ट किए हैं जिनके पास डिजायरेबल करेक्टर है उनको मल्टीप्लाई करवाया जाता है, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। एंड यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और उन्हीं को फिर हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है जिनका हमने क्रॉसिंग करवानी है, दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस करवा के मेटिंग करवा के नया जीव जो बनाना है, तो उस प्रोसेस में फिर उनको गुजारा जाता है। उसके बाद क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड प्लांट्स, तो ये मेन इवेंट होता है हाइब्रिडाइजेशन का। इसके अंदर क्या किए जाते हैं, डिजायर्ड करेक्टर जो कि मनचाहे गुण आर कंबाइंड फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स, तो अलग अलग प्लांट्स से हैं उनको कंबाइंड किया जाता है, उनको मिलाया जाता है। प्लांट्स मतलब पेरेंट्स। एंड एग्जांपल जैसे हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट, एक पेरेंट के अंदर प्रोटीन क्वालिटी है वो अच्छी है, और दूसरे के अंदर विद डिजीज रेजिस्टेंस फ्रॉम अदर प्लांट, दूसरे के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो अच्छी है, तो उनको कंबाइन किया जाता है। वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस प्रोसेस, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके ऊपर, टेडियस का मतलब बड़ी ही मेहनत का काम होता है इसमें। बिकॉज पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिजायरेबल प्लांट्स चूजन एज मेल पेरेंट हैव टू बी कलेक्टेड एंड प्लेस्ड ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर सेलेक्टेड एज ए फीमेल पेरेंट, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं जो मेल पार्ट होता है, जो वो डिजायरेबल प्लांट से वो इकट्ठे किए जाते हैं मेल पेरेंट से, और उनको फिर कलेक्ट किया जाता है और उनको स्टिग्मा के ऊपर प्लेस किया जाता है, पोलिनेशन करवाई जाती है, मतलब क्रॉस पोलिनेशन बोल सकते हैं। और एक प्रकार से आर्टिफिशियल पोलिनेशन कह सकते हैं कि मैन के द्वारा पोलिनेशन करवाई जाती है। सिलेक्टेड एज फीमेल प्लांट पेरेंट, तो जिसको हमने फीमेल पेरेंट के रूप में मानना है, तो उसकी स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन है उनको सेट किया जाता है, छिड़का जाता है। यूजुअली ओनली वन इन फ्यू हंड्रेड्स टू ए थाउजेंड क्रॉस शोज डिजायरेबल कम्बिनेशन, तो यहाँ से इसकी मेहनत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, टाइम कंजप्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है सैकड़ों में से और हो सकता है हजारों में से जो हमने क्रॉस करवाए हैं, जो मेहनत करी है, केवल एक के पास ही डिजायरेबल कम्बिनेशन हो, तो चांस फैक्टर का काम यहाँ पे रहता है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि सक्सेस रेशियो मिलने की, जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग भी है और टेडियस प्रोसेस भी है। उसके बाद चौथा जो स्टेप है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स, जो भी हमने अभी हाइब्रिडाइजेशन करवाई है उसके बाद जो भी प्रोजेनी बनेगी, ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, तो उनके अंदर हाइब्रिड्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिनके पास हमारे जो मनचाहे करैक्टर हैं वो लिए हुए हैं वो। उसके बाद क्रूशियल फॉर साइंटिफिक इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेनी सुपीरियर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स, तो ये बड़ी क्रूशियल इवेंट होता है ये साइंटिफिक इवेल्युएशन का, जिसमें प्रोजेनी का इवेल्युएशन किया जाता है, और जो सुपीरियर टू बोथ ऑफ पेरेंट्स, जो कि दोनों जो पेरेंट्स लिए हैं उनसे सुपीरियर होना चाहिए, ये दोनों के गुण हैं वो इसके अंदर पाए जाने चाहिए। दीज आर सेल्फ पोलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशन, तो जब एक बार इनका सिलेक्शन कर दिया जाता है तो उसके बाद वो सेल्फ पोलिनेशन उनके बीच में करवाया जाता है, अपने आप उनको जर्मिनेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि उनके बीच में होमोजाइगोसिटी बढ़े, प्योरिटी बनी रहे, कोई वेरिएशन ना आए, सो दैट द करेक्टर विल नॉट सेग्रीगेट इन प्रोजेनी, ताकि जो करेक्टर्स हमने बड़ी मुश्किल से बड़ी मेहनत से एक जगह इकट्ठे किए हैं वो अलग अलग जगह ना जाएं, इसलिए उनके बीच में सेल्फ पोलिनेशन है वो करवाई जाती है। उसके बाद है पांचवा जो स्टेप है, उसके अंदर टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर, तो जैसे ही जो जनसंख्या है वो बढ़नी शुरू हो जाती है सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा, तो उनमें क्या किया जाता है, न्यूली सिलेक्टेड लाइन्स, जो एक नस्ल पूरी तैयार हो जाती है उसको इवेलुएट, उनका फिर मूल्यांकन किया जाता है, उनकी पैदावार देखी जाती है, गुणवत्ता देखी जाती है, डिजीज रेजिस्टेंस है वो भी चेक की जाती हैं। बाय ग्रोइंग दैम, कहाँ पे उनको उगा के, रिसर्च फील्ड मतलब जहाँ पे रिसर्च फील्ड वो होते हैं जहाँ पे रिसर्च वगैरह की जाती है, जहाँ पे ये चीज़ें चेक की जाती हैं टाइम टू टाइम। एंड रिकॉर्डिंग, मतलब जो रिकॉर्ड है वो डाटा है वो इकट्ठे किए जाते हैं। दियर परफॉर्मेंस, उनकी जो भी वो प्रदर्शन करते हैं अंडर आइडियल फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस, मतलब उनको आइडियल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, खाद बीज वगैरह है बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे दिया जाता है, पूरी क्वालिटी क्वांटिटी उनकी चेक की जाती है, सिंचाई टाइम टू टाइम की जाती हैं। एंड अदर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस हैं, जो अलग अलग जो कल्टीवेशन है और जो अलग अलग प्रैक्टिस जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, तो वो उनका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखा जाता है। फॉलोड बाय टेस्टिंग मटेरियल्स इन फार्मर्स
फील्ड, और उसके बाद टेस्ट करके देखा जाता है फार्मर फील्ड के अंदर। मतलब ये आइडियल कंडीशन में इनको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम दी जाती है, लेकिन फार्मर फील्ड के अंदर जो कंडीशन है वो आइडियल नहीं रहती, तो वहाँ पे भी इनको चेक किया जाता है। फॉर 3 ग्रोइंग सीजन, 3 लगातार सीजन तक इनको ग्रो करके देखा जाता है कि ये जो अलग अलग जो कंट्री है, कंट्री के अंदर जो अलग अलग लोकेशन है, तो उनके अंदर इनको उगा उगा के देखते हैं कि इनकी जो पैदावार वगैरह है, जो गुण है, वो इनके अंदर बरकरार रहते भी है नहीं रहते। रिप्रेजेंटिंग ऑल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वेयर द क्रॉप इज यूजली ग्रोन, तो ये वो लोकेशंस आ जाती हैं जो कि जहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह की जाती हैं, और एग्रो क्लाइमेटिक का मतलब अलग अलग कंडीशन वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ पे नॉर्मली फसल को उगाया जाता है, उन जगह पे इनकी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद चेक और रेफरेंस कल्टीवार, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, मटेरियल इज इवेलुएटेड, जो भी मटेरियल प्रोडक्शन है उसको इवेलुएट किया जाता है इन कंपैरिजन टू द बेस्ट अवेलेबल लोकल क्रॉप कल्टीवायर। तो जो लोकल क्रॉप की फसल है, जो लोकल क्रॉप जो फसल की जो हम अलग अलग वैरायटी यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ में इसको चेक किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। और जब ये सारी टेस्टिंग वगैरह सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद इसको रिलीज का मतलब है इसको बड़े पैमाने पे हम उसको तैयार करते हैं, और उनकी मार्केटिंग वगैरह वो की जाती है। और कमर्शलाइजेशन का मतलब उसको व्यापारिक तौर पे बड़े पैमाने पे उसकी जो स्पीसीज है उसको तैयार करने की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो उसके बाद हम देख सकते हैं जो अलग अलग हमने इवेंट पढ़े हैं, जो स्टेप पढ़े हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ, तो उनका एक समरी है यहाँ पे, 500 स्टेप्स जो हमने पढ़े हैं, तो यहाँ से हम समराइज कर सकते हैं उनको। उसके बाद एग्रीकल्चर सिनेरियो इन इंडिया, जो भारत है उसके अंदर जो कृषि है उसका क्या कुछ जो अलग अलग कंडीशंस है वो देखने को मिलती हैं। इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो कृषि प्रधान देश है, भारत में ज़्यादातर कृषि की जाती है, खेतीबाड़ी पे ही निर्भर है काफ़ी इकोनॉमिक्स की। एग्रीकल्चर मेक्स 33%, 33% जो टोटल जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है, मतलब जो घरेलू उत्पादन है, जो भी अलग अलग चीज़ें का उत्पादन किया जाता है उसका 33% जो खेती बाड़ी से ही आता है। और एम्प्लॉयज मतलब रोजगार देती है किसको, लगभग जो 62% पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या का 62% जो हिस्सा है उसको रोजगार देने का काम भी एग्रीकल्चर ही करती है, खेती बाड़ी करती है। आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी के बाद, फेसिस चैलेंजेस, बहुत सारे जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ा है, किसके लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग एनफ फूड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है। जैसे आज़ादी के टाइम पे जो जनसंख्या है वो लगभग 35 करोड़ थी, और उसके बाद तो लगातार बढ़ती ही गई है, और आज लगभग 135 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। तो ये जो जनसंख्या इतनी बड़ी है, तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है उसको क्या करना, अपनी जो खाद्य आपूर्ति है उसको पूरा करना। तो वो खाद्य आपूर्ति ज़्यादातर एग्रीकल्चर से ही पूरी होती है। ऑन लिमिटेड लैंड, जैसे पॉपुलेशन तो बढ़ती है लेकिन जो लैंड है, जो स्थल है, वो तो लिमिटेड ही रहती है। इंडिया हैज़ टू स्ट्राइव टू इंक्रीज यील्ड्स पर यूनिट एरिया, तो जो भारत को स्ट्राइव का मतलब है नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा, किसके लिए, यील्ड है जो पैदावार है उसको बढ़ावा देने के लिए, पर यूनिट एरिया मतलब एक यूनिट एरिया के अंदर पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए। और ग्रीन रिवॉल्यूशन ऐसा ही एक प्रोग्राम है जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटीज, जिसके अंदर अच्छी पैदावार देने वाली कुछ फसलों की किस्में हैं, जैसे वीट और राइस की किस्में हैं, वो मिड 1960 जो 1960 के जो दशक में, जो 1955 के आसपास के दशकों में इसका यूज किया गया है। और एज ए रिजल्ट ऑफ वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स लेड टू ड्रामेटिक इंक्रीज, और इनकी वजह से भारत के अंदर काफ़ी जो फूड प्रोडक्शन है, खासकर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको काफ़ी बढ़ावा मिला है। उसके बाद किन किन चीज़ों में हम देख सकते हैं जो कि सिनेरियो बताता है इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंडर, वीट एंड राइस में, तो हम देख सकते हैं 1960 से लेके 2000 तक जो वीट प्रोडक्शन है वो उनके आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं। 11 मिलियन का मतलब है 11 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो हम बोल सकते हैं 1 करोड़ 10 लाख जो टन है, उससे लेके 75 मिलियन टन तक जो पैदावार है गेहूं की वो बढ़ी है। और राइस प्रोडक्शन वेंट अप, जो चावल है, चावल का जो प्रोडक्शन है 35 मिलियन टन से जो 89.5 मिलियन टन है वो बढ़ा है। पर ईयर की बात कर रहे हैं, पर सीजन की,
ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। तो इनके अंदर जो सेमी ड्वार्फ का मतलब है बोनी प्रजाति, जो बोनी नस्ल है वो यूज की जाती है खेतों में व्हीट एंड राइस की। नोबल सेमी ड्वार्फ का मतलब है मतलब मीडियम साइज की यूज की जाती हैं, ज़्यादा हाईयर भी नहीं होती और ज़्यादा बोनी भी नहीं होती, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज में वो आ जाती हैं। नोबल ल्यूरेट नॉर्मन ई बोरलग ये साइंटिस्ट हैं जो एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको डेवलप्ड सेमी ड्वार्फ व्हीट। तो जो सेमी ड्वार्फ व्हीट की जो हम ऊपर देखिए जो किस्म है वो कहाँ पे तैयार की गई है, वो इंटरनेशनल सेंटर है व्हीट और मेज इम्प्रूवमेंट का मैक्सिको के अंदर। और मैक्सिको जो फसलों के अच्छे से अच्छी जो किस्में हैं उनको पैदा करने के लिए बिल्कुल बड़े पैमाने पे काम करता है ये देश है जो। तो वहीं वहीं पे जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है उसको तैयार किया गया जिसने इतने ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है जो पैदावार में वो किए हैं भारत के अंदर। उसके बाद है सोनालिका और कल्याण सोना, ये हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं और इंट्रोड्यूस्ड इन 1963। इनको 1963 के अंदर भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। ऑल ओवर वीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया, मतलब बेल्ट का मतलब पट्टी, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो वीट गेहूं की पैदावार की जाती है तो उनके अंदर जो ये दो वैरायटीज हैं इनको बड़े पैमाने पे यूज किया गया। सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटीज वर डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये कहाँ से इनको तैयार किया गया, सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी है जो चावल की जो नस्ल है उसको कहाँ से तैयार किया गया, IR8 डेवलप्ड एंड इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट IRRI। तो कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ले जाते हैं, फिलीपींस के अंदर है ये संस्था, वहाँ पे इसको तैयार किया गया है। एंड ताइचुंग नेटिव फ्रॉम ताइवान, ताइवान देश की एक जो एक प्रकार की किस्म है ये राइस की, तो वहाँ से तैयार किया गया और डेरिवेटिव्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन। और इसी की जो डेरिवेटिव का मतलब है इसकी जो चेंजेबल फॉर्म्स हैं इनके अंदर चेंज मॉडिफिकेशन कर करके जो फॉर्म है वो 1966 के अंदर इंडिया के अंदर लेके आई गई है। जाया एंड रत्ना ये भी किस्म है जो कि बेटर यील्डिंग अच्छी पैदावार देती हैं, सेमी ड्वार्फ वैरायटीज वर डेवलप्ड इन इंडिया। तो नाम से भी हमको पता लग रहा है कि इंडिया के अंदर डेवलप की गई किस्में हैं जो कि अच्छी पैदावार देती हैं व्हीट एंड राइस की। उसके बाद शुगर केन और माइल्ड्स, माइल्ड्स मोटे अनाज आ जाता है, शुगर केन गन्ना है। तो शुगर केन के अंदर जो ज़्यादातर जो किस्में हैं साइंटिफिक नाम है उनके सैक्रम बारबेरी, तो ये ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया, ये उत्तर भारत में उगाई जाती है, बट हैड पुअर शुगर कंटेंट एंड यील्ड, लेकिन इसका जो शुगर कंटेंट का मतलब इसके अंदर जो रस है जो चीनी है वो कम मात्रा में पाई जाती है और जिसकी पैदावार है वो भी कम रहती है। ट्रॉपिकल केन्स ग्रोन इन साउथ इंडिया, और जो दक्षिण भारत है उसके अंदर भी ट्रॉपिकल केन्स हैं, उनकी एक अलग किस्म है, मतलब ये इसी की थोड़ी किस्म है, तो वो उगाई जाती है साउथ इंडिया के अंदर। और सैक्रम ऑफिसिनेरम, तो ये भी साइंटिफिक नेम है, शुगर केन की एक वैरायटी है। हैड थिकर स्टेम, इनका जो स्टेम है वो मोटा होता है और हाइयर शुगर कंटेंट, इनका जो शुगर कंटेंट है वो अच्छा पाया जाता है, बट डिड नॉट ग्रो वेल इन नॉर्थ इंडिया, लेकिन इसको उत्तर भारत में ज़्यादा बड़े पैमाने पे है वो उगाया नहीं जाता है। तो जो केन जो शुगर केन है उसकी जो ये नस्लें जो किस्में हैं वो भारत के अंदर ज़्यादातर ये दो ही उगाई जाती हैं। दीज टू स्पीसीज वर सक्सेसफुली क्रॉस्ड टू गेट, और इन्हीं दो स्पीसीज को अच्छे ढंग से क्रॉस किया गया, हाइब्रिडाइजेशन के बीच में करी गई, क्या करने के लिए, टू गेट क्वालिटीज ऑफ हाई यील्ड, ताकि इनकी पैदावार है उनकी पैदावार भी बढ़े और साथ में उसकी गुणवत्ता है वो भी बढ़े, जैसे कि उनका जो थिक स्टेम मोटे स्टेम हो और जो शुगर कंटेंट है वो भी अच्छा हो इनका, एंड एबिलिटी टू ग्रो इन शुगर केन एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया, और ताकि ऐसी जगह पे ये उग सकें जहाँ पे मतलब शुगर केन से रिलेटेड अच्छी कंडीशन अवेलेबल हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर जहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, तो उनके अंदर वो एबिलिटी भी विकसित की गई हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। उसके बाद माइल्ड्स हैं, हाइब्रिड मेज ज्वार बाजरा, तो ये मोटे अनाज होते हैं, तो इनके भी जो हाइब्रिड हैं जो कि अलग अलग नस्ल हैं वो भारत में तैयार की जा चुकी हैं। हाइब्रिड ब्रीडिंग डेवलप हाई यील्डिंग वैरायटीज रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस, तो हाइब्रिड ब्रीडिंग डेवलप, तो इनके जो गुण क्या थे, उनकी हाई यील्डिंग वैरायटीज थी, मतलब ज़्यादा पैदावार देती थी
और साथ में वाटर स्ट्रेस, मतलब जो पानी की कमी के प्रति जो ज़्यादा उनके अंदर इफेक्ट है वो भी कम देखने को मिलता है। उसके बाद है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस मतलब बीमारियों से लड़ने से रिलेटेड कौन सी जो प्लांट ब्रीडिंग है वो करवाई जाती हैं। Resistance of host plant is the ability to prevent the pathogen from causing disease and is determined by genetic constitution of host plant। तो जो डिजीज रेजिस्टेंस क्या चीज़ होता है, ये मतलब एबिलिटी होती है किसी भी प्लांट की, होस्ट प्लांट की, जो कि पैथोजन जो डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बीमारी फैलने से रोकते हैं। और ये किस बेस पे तैयार की जाती है, जो एबिलिटी है वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, जो जेनेटिक जो उसके अंदर मेकअप होता है, उसका जीन उसके होते हैं, उसी के अंदर मैनिपुलेशन करके होस्ट प्लांट को मतलब इम्प्रूव किया जाता है ताकि उसके अंदर डिजीज है, बीमारियां हैं वो ना फैलें। क्रॉप लॉसेज अप टू 20 to 30% और समटाइम्स इवन टोटल। बीमारियों की वजह से फसल का 20 से 30% हिस्सा है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है हर साल, हर पैदावार में, और कई बार तो जो सारी की सारी फसल है वो भी नष्ट हो जाती हैं। ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवायर्स रेजिस्टेंस टू डिजीज एनहेंस द फूड प्रोडक्शन। ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब है अलग अलग प्रकार से जो प्रजनन की प्रक्रिया में सुधार करके और उनके विकास कर, किस चीज़ का डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवायर। डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवायर्स मतलब जो अलग अलग उपकरण यूज किए जाते हैं वो रेजिस्टेंस टू डिजीज, तो क्या होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं। और कल्टीवायर में हम यहाँ पे जो अलग अलग हाइब्रिड हैं उनको भी बोल सकते हैं, तो वो एनहांस करते हैं फूड प्रोडक्शन को, बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। आल्सो हेल्प इन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फंजाइसाइड एंड बैक्टीरियोसाइड्स। जो टाइम टू टाइम जो स्प्रे किया जाता है, केमिकल्स यूज किए जाते हैं खेतों में, उनको भी जो डिपेंडेंस है, उनकी जो निर्भरता है, उनके ऊपर जो हमारी निर्भरता बनी हुई है उसको भी हम कम कर सकते हैं। डिजीज काज्ड बाय, जो बीमारियां हैं वो फंजाई के द्वारा, जैसे रस्ट, जैसे एग्जांपल ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है, रेड रोट ऑफ शुगर केन है, एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। तो ये काफ़ी जो डिजीज हैं ये फंजाई के द्वारा होती हैं, फंजाई के द्वारा काज की जाती हैं प्लांट्स में। और उसके बाद बैक्टीरिया के द्वारा ब्लैक रूट ऑफ क्रसीफर्स हैं, तो बीमारियों के नाम हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है। और उसके बाद वायरस के द्वारा टोबैको मोजाइक और टर्निप मोजाइक नाम की जो डिजीज है वो फैलाई जाती है। एक नंबर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डिजीज दे देंगे और उसका पूछ लेंगे भाई ये फंजाई के द्वारा, तो इनके याद रखना पड़ेगा। तो बीमारियां अलग अलग पैथोजेंस के द्वारा फैलाई जाती हैं। प्रोसीजर इंक्लूड, तो जो प्लांट हैं, जो डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट है उनके तैयार करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में। उसके बाद जो हाइब्रिड्स उनसे बनेंगे, तो जो हम प्रोसेस पढ़ चुके हैं वही वाले हैं ये, उनके बीच में जो हाइब्रिड है उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और बाद में उनकी टेस्टिंग की जाती है और रिलीज ऑफ न्यू वैरायटीज। तो टेस्टिंग की जाती है अलग अलग एरिया में उनको उगा के, और यदि उनके जो सक्सेसफुल रिजल्ट हमको मिलते हैं तो उनको फिर रिलीज कर दिया जाता है, मतलब मार्केट के अंदर उनको अवेलेबल कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ वैरायटीज हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन उठने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। वीट की हीमगिरी है जो लीफ और स्ट्राइप, रस्ट और हील बर्नट ऐसी डिजीज से बचाती है, मतलब ऐसी बीमारियां उसके अंदर नहीं मिलेंगी हीमगिरी वैरायटी के अंदर। जबकि जो पूसा स्वर्णिम है, कर्ण राई जिसको बोलते हैं, ब्रासिका की जो सरसों की एक वैरायटी है, जो कि वाइट रस्ट नहीं होता इसके अंदर, रस्ट का मतलब जैसे जंग जैसी स्ट्रक्चर है वो नहीं लगती है इसको। कैलीफ्लावर की जो वैरायटी है पूसा सुबरा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल K1, तो ये ब्लैक रूट है और करली ब्लाइट ब्लैक रूट है, इस इन बीमारियों से बचाता है। उसके बाद काउपी मटर की प्रजाति है जिसकी पूसा कोमल है, वो बैक्टीरियल ब्लाइट से बचाती हैं। चीली हैं जो मिर्च, उनकी जो पूसा सदाबहार है वो चीली मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस और लीफ कर्ल का मतलब पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं बीमारी में, तो ऐसी बीमारियों से बचाव के लिए जो वैरायटीज हैं वो तैयार की गई हैं। तो मेथड्स क्या हैं जिनके द्वारा जो डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीडिंग्स हैं वो करवाई जाती हैं। तो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स, जो पारंपरिक तौर पे जो पुराने टाइम से जो यूज किया जाने वाली टेक्निक्स हैं वो क्या हैं। ओपन कंस्ट्रेंट बाय, कंस्ट्रेंट का मतलब इनको यूज किया जाता है
किस चीज़ से, बाय अवेलेबिलिटी, और कांस्टेंट का मतलब ये लिमिटेड सी होती हैं ये, मतलब ज़्यादा हम इनका ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज नहीं कर सकते। किस चीज़ की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन, क्योंकि प्लांट्स के पास बड़े कुछ ऐसे प्लांट्स के पास बड़े ही लिमिटेड से जीन प्रेजेंट होते हैं जिससे वो बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग प्लांट मटेरियल्स, तो प्लांट मटेरियल्स है उसकी स्क्रीनिंग करी जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब उसके अंदर जो जांच वगैरह है वो की जाती है। और फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए किस चीज़ की मदद लेके, इंड्यूसिंग म्यूटेशन, उसके अंदर टाइम टू टाइम जो म्यूटेशन है, जो उसके जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर चेंज किए जाते हैं। प्लांट्स हैविंग दीज डिजायरेबल करेक्टर्स कैन देन बी आइदर मल्टीप्लाइड, और प्लांट्स के अंदर जब भी ये करेक्टर्स आ जाते हैं, डिजायरेबल करेक्टर्स, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करवाया जाता है, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है, या फिर डायरेक्टली उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, या फिर उनको ब्रीडिंग के अंदर यूज किया जाता है, जो अलग अलग जो कि उनको टेस्टिंग के लिए हम फील्ड में यूज करते हैं। उसके बाद है सीक्वेंशियल स्टेप्स। इसके अंदर कौन से स्टेप्स हैं वो यूज किए जाते हैं। स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म का टेस्ट किया जाता है इसमें। फॉर रेजिस्टेंस सोर्स, तो ये चेक किया जाता है कि उसके अंदर अलग अलग जो रेजिस्टेंस सोर्स हैं, रेजिस्टेंस जीन हैं जो कि बीमारियों से उनको बचा सकें, वो है या नहीं है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में जो सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं उनके बीच में जो मिक्सअप है, फर्टिलाइजेशन है वो करवाया जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। सिलेक्शन एंड इवेलुएशन ऑफ हाइब्रिड, उसके बाद जो कॉमन स्टेप हैं कि जिसके अंदर जो हाइब्रिड्स जो उनके आगे जो मिक्सर जो तैयार हुए हैं, मिक्स प्लांट तैयार हुए हैं, तो उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनको दूसरे प्लांटों से अलग किया जाता है, और उनकी इवेलुएशन, उनका मूल्यांकन किया जाता है कि वो करेक्टर्स लिए हुए हैं नहीं लिए हुए हैं वो डिजीज रेजिस्टेंस वाले। टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज, तो जो नई नई वेराइटीज़ हैं उनका टेस्ट किया जाता है, उनको परखा जाता है, अलग अलग फील्ड के अंदर उगा उगा के देखा जाता है, और उसके बाद उनको मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद है म्यूटेशनल ब्रीडिंग, तो इसके अंदर क्या है, जेनेटिक वेरिएशन आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन बेस सीक्वेंस, जो नाइट्रोजीनियस बेस सीक्वेंस होती हैं अलग अलग, जो हमने जो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था, जो नाइट्रोजीनियस बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, तो उनकी जो सीक्वेंस है उनके अंदर चेंज किया जाता है, जेनेटिक वेरिएशन है वो क्रिएट की जाती हैं बाय यूज ऑफ केमिकल्स। तो इसके अंदर कुछ केमिकल रसायन भी यूज किए जाते हैं, कुछ फिजिकल एजेंट है जैसे रेडिएशंस हैं वो भी यूज की जाती हैं, जिसके द्वारा जो नया करेक्टर है वो क्रिएट किया जाता है, पैदा किया जाता है। नीड टू इंट्रोड्यूस रेजिस्टेंस जीन इनटू द हाई यील्डिंग कल्टीवेटेड वैरायटीज, तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो रेजिस्टेंस जीन है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके अंदर, ऐसे प्लांट के अंदर जिसकी हाई यील्डिंग कल्टीवेटेड वैरायटीज, मतलब ऐसी वैरायटी हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे सकती हैं, उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस जीन को डाला जाता है। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जीन इज अचीव्ड, तो जो जीन है रेजिस्टेंस जीन वो किस बेस पे डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब जो कि पोलन ग्रेन है उनको स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, और उसके बाद जो भी फर्टिलाइजेशन वगैरह होती हैं तो वो उन प्लांट में टारगेट प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन करवा के जो सोर्स प्लांट है फिर उसके सिलेक्शन की जाती हैं, मतलब जो भी आगे इंडिविजुअल पैदा होंगे, जो सीड पैदा होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा। और एग्जाम्पल किन के अंदर की जाती है म्यूटेशन ब्रीडिंग, इन मूंग बीन्स, जो दालें होती हैं, रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस, तो ये येलो जो मोजाइक वायरस होता है उसके प्रति रेजिस्टेंस होती है, वो बीमारी नहीं फैला सकते इसके अंदर। एंड पाउडरी माइल्ड मिल्ड्यू वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द म्यूटेशन, तो जो दूसरी बीमारी है जो पाउडरी मिल्ड्यू, तो इसको भी हम म्यूटेशन से दूर कर सकते हैं, मतलब म्यूटेशन से बचाव कर सकते हैं इस फसल का। इन भिंडी जिसको एम्बिले मोस्कस एसिलेंटस बोलते हैं, रेजिस्टेंस टू येलो मोजाइक वायरस, तो ये येलो मोजाइक वायरस के प्रति रेजिस्टेंस होता है। रिजल्टेड इन न्यू वैरायटी ऑफ ए का मतलब है एबिली मोस्कस और एसिलुएंट्स एंड परबानी क्रांति, तो इसकी एक जो नई वैरायटी है जो कि येलो मोजाइक वायरस के प्रति रेजिस्टेंस है, तो वो एक वैरायटी है वो म्यूटेशन ब्रीडिंग से ही तैयार की गई है। उसके बाद अब प्लांट ब्रीडिंग
फॉर डेवलपमेंट रेजिस्टेंस टू द इंसेक्ट पेस्ट, जो जो बड़े जीव होते हैं, कुतरने वाले जीव जैसे रोडेंट्स वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह, तो उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है फसलों का, किस प्रकार से ब्रीडिंग करवाई जा सकती है ताकि उनके प्रति भी वो रेजिस्टेंस है वो क्रिएट कर पाएँ। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट एंड क्रॉप प्रोड्यूस काज्ड बाय द इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन, तो जो पेस्ट हैं और जो कीड़े हैं, कीट वगैरह होते हैं, उनके द्वारा भी फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान है वो किया जाता है हर सीजन में। इंसेक्ट रेजिस्टेंस में बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स, तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस को हम अलग अलग लेवल पे अचीव कर सकते हैं। कुछ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में चेंज किए जा सकते हैं, बायोकेमिकल का मतलब उसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको चेंज किया जा सकता है, और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो फिजिकल गुण होते हैं, फिजियोलॉजिकल गुण बल्कि जो इंटरनल जो ऑर्गन जैसे काम करते हैं, उस बेस पे भी उनको अचीव किया जा सकता है, उनको प्राप्त किया जा सकता है। हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट प्लांट्स, जो हेयरी लीव्स का मतलब है पत्तों के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर, तो उनकी कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। जैसे एग्जांपल है रेजिस्टेंस टू जैसिड इन कॉटन, जैसिड मतलब कीट होते हैं ये, तो जिनके अंदर जो हेरी लीव्स हैं वो पाए जाते हैं, एंड सिरल लीफ बीटल इन वीट, वीट के अंदर जो सिरल लीफ बीटल होते हैं, पत्तों में पाए जाते हैं ये कीट होते हैं ये, उनसे बचाव के लिए हेरी लीव्स पाई जाती हैं इनके अंदर। इन वीट सॉलिड स्टेम लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय स्टेम साफ्लाई, एक साफ्लाई होती है जो जब गेहूं की कटाई वगैरह होती है, येलो कलर की मक्खी होती है छोटी सी जो ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं उनसे, तो वो किनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है, जो स्टेम होते हैं, खोखले स्टेम, उनसे निकलती हैं वो, और यदि स्टेम सॉलिड है अंदर से तो उनके लिए रहने की जगह नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से ये भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने का एक तरीका है साफ्लाई से बचने के लिए। स्मूथ लीव्ड एंड नेक्टरलेस कॉटन वैरायटीज डू नॉट अट्रैक्ट बोलवॉर्म्स होती हैं, जो स्मूथ लीव्ड का मतलब है चिकने पत्ते, यदि पत्ते चिकने हैं तो उनके ऊपर जो लार्वा वगैरह है वो नहीं रुक पाएंगे, जो अंडे वगैरह हैं, जो अलग अलग कीट हैं वो नहीं दे पाएंगे उनके ऊपर। और नेक्टरलेस कॉटन वैरायटीज का मतलब है जिनके पास नेक्टर नहीं है, वो स्वीट सब्सटेंस होता है जिसकी तलाश में जो कीड़े हैं इनके पास आते हैं, तो यदि वो नहीं है तो उससे भी जो बुलवॉर्म्स होते हैं, बोलवॉर्म्स का मतलब है जो बोल होती है, कॉटन बोल, जो टिंडे बोलते हैं जिसको, उसके ऊपर जो कीड़े लगते हैं, तो वो लार्वाई होते हैं। और लार्वा के कैसे बनते हैं, जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, जो पोलिनेशन के टाइम पे इंसेक्ट आता है तो वो अपने एग है वहाँ पे छोड़ के चला जाता है, और उन एग से ही वो लार्वा बनते हैं, और वो क्या करते हैं फिर बुलवॉर्म है जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यदि नेक्टर ही नहीं है तो वो कीट हैं वो आएंगे नहीं वहीं पे, और जो एग वगैरह है वो ले नहीं करके जाएंगे फिर। हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट इन मेज, मक्के के अंदर एस्पार्टिक एसिड का ज़्यादा पाया जाना, नाइट्रोजन कम पाए जाना, और शुगर कंटेंट है वो भी कम मात्रा में पाया जाना, उससे क्या होता है रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरोवर्स, जो तने के अंदर बिल बना के रहते हैं, ये भी लार्वे होते हैं, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए जो कुछ मॉडिफिकेशंस हैं वो पाई जाती हैं, या फिर हम मॉडिफिकेशन ये कर भी सकते हैं प्लांट्स के अंदर कि उसकी एस्पेरेटिक एसिड है, इसे दूर भागते हैं जो स्टेम बोरोवर्स होते हैं, बोरोवर का मतलब जो छेद करते हैं स्टेम्स के अंदर, और लो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा कम करके, और शुगर कंटेंट है उसको भी मात्रा कम करके हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व सेम स्टेप्स, और जो ब्रीडिंग मेथड होती हैं इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस में, वो भी यही मेथड है, वो यही स्टेप हैं फॉलो करती हैं। सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन में भी कल्टिवेटेड वेराइटीज, जर्म प्लाज्म कलेक्शन एंड क्रॉप और वाइल्ड रिलेटिव्स, तो इसके अंदर क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस जीन के जो सोर्स हैं उनको कल्टीवेटेड वैरायटीज के अंदर पता लगाया जाता है। जर्म प्लाज्म, जो अलग अलग जीवों का जो जर्म प्लाज्म होता है, जीन होते हैं, उनको कलेक्ट किया जाएगा किससे, किसी फसल से, या फिर वाइल्ड रिलेटिव्स का मतलब है जो उनकी नस्ल है, प्राकृतिक नस्ल, जो चेंज विदाउट चेंज, जो पहले की जो नस्ल है जिसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह नहीं है, नेचुरल फॉर्म है, तो उससे कलेक्ट किए जाते हैं। तो ये अलग अलग हम कुछ फसल हैं उनके एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ब्रासिका है,
रिपीस्ट मस्टर्ड बोलते हैं इसको, रेपसीड मस्टर्ड। तो इसमें पूसा गौरव है जो, वो वैरायटी है जो कि एफिड्स ये कीट पतंगे होते हैं जिनसे जो क्रॉप है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, उसके प्रति ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं। फ्लैट बीन्स, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3 ये वैरायटीज हैं फ्लैट बीन्स की, चपटे जो सोयाबीन होते हैं। तो ये जैसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरोवर से रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं जो ये वैरायटीज हैं। उसके बाद ओकरा जो भिंडी है उसकी जो वैरायटीज हैं पूसा स्वामी और पूसा A4, स्वानी हाँ, पूसा स्वानी और पूसा A4, ये सूट और फ्रूट बोरोवर से रेजिस्टेंस है वो क्रिएट करती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। More than 840 million people do not have adequate food to meet their nutritional requirement. पूरे वर्ल्ड में लगभग 84 करोड़ जो 840 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको प्रचुर मात्रा में खाना नहीं मिल पाता और जिसकी वजह से वो अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनको नहीं पूरा कर पाते। और 3 बिलियन 3 अरब लोग ऐसे हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से जूझ रहे हैं, जिनके शरीर में जो, हालांकि वो खाना तो खाते हैं लेकिन उनके शरीर में प्रॉपर वो न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाता, किसी न किसी चीज़ की उनके अंदर कमी पाई जाती है, जैसे प्रोटीन है, विटामिन से इनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिसको हिडन हंगर बोलते हैं। हिडन हंगर का मतलब है शरीर को हालांकि खाना तो पूरा दिया जा रहा है लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी छोड़ी जा रही है। तो ऐसे 3 अरब लोग हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ से, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से सफ़र करते हैं। बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, लेग्यूम्स, फिश एंड मीट। और रीज़न क्या रहता है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, जो गरीब फैमिली से आते हैं ज़्यादातर, तो जो कि फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल वगैरह हैं, लेग्यूम्स मतलब दालें, फिश, मीट, इनको खरीद सकें। डाइट लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और यदि उनको ये लगातार यही डाइट दी जाती है जिसके अंदर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनकी कमी रहती हैं, पार्टिकुलरली आयरन है, विटामिन ए है, आयोडीन और जिंक है, यदि इनकी कमी के जो वो खाना लगातार खाते रहते हैं तो इससे जो बीमारी होने के जो खतरे हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे उनका लाइफ स्पैन है, जो जीवन काल है वो भी कम हो जाएगा, और मेंटल एबिलिटीज जो उनके बौद्धिक अक्षमता है वो भी उनकी कम हो जाती है। तो इसी इन चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे पहले टेक्निक हम देखेंगे, बायो फोर्टिफिकेशन। तो ये क्या होती है, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट्स। तो इसमें क्या किया जाता है, उन फसलों को उगाया जाता है जिनके अंदर जो विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, हायर प्रोटीन है और हेल्थियर फैट हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाएं। वैसे नॉर्मली जो प्लांट्स हैं उनमें स्टार्च पाया जाता है, लेकिन बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करना। तो ये प्रोसेस में हम जो विटामिन, मिनरल्स वगैरह जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा है वो बढ़ाते हैं क्रॉप्स के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्रूव करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है, ताकि जो प्रोटीन कंटेंट है एंड क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ऑयल कंटेंट है जैसे फैट वगैरह है और उसकी क्वालिटी उसको बढ़ाया जा सके, विटामिन कंटेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट है, इनको फसल के अंदर उनके जो जेनेटिक जीन के अंदर ही इनको लेके आना, ताकि अलग से इनकी जो अलग अलग मीट वगैरह के जरिए सप्लाई ना करनी पड़े। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मेज हाइब्रिड जो मक्का है, had twice amount of amino acid lysine tryptophan were developed in 2000 के अंदर जो मेज की जो कुछ किस्में तैयार की गई जिसके अंदर जो पहले से दुगनी मात्रा पाई गई अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन्स की, और जो अमाइनो एसिड कौन से इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, तो वो ज़्यादा देखने को मिले, जो एक किस्म तैयार की गई मेज की 2000 के अंदर। वीट वैरायटी एटलस 66 हैविंग ए हाई प्रोटीन कंटेंट है, तो वीट है वैसे इसके अंदर स्टार्च ही ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन एटलस जो 66 है इसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट है वो तैयार किया गया। आयरन फोर्टिफाइड राइस, इसी प्रकार से आयरन लिए हुए जो राइस की वैरायटी है, चावल की वैरायटी है, वो तैयार की गई, और कंटेनिंग ओवर 5 टाइम्स एज मच आयरन, तो पहले की जो चावल थे उनसे ये 5 गुना तक आयरन है जो लोहा है वो लिए हुए थी। तो बायोफोर्टिफिकेशन में फसलों के अंदर कुछ जो न्यूट्रिशनल जो अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, उनकी मात्रा को बढ़ाया जाता है। आयरन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो IA
RI है दिल्ली के अंदर जो काम करती हैं, तो उनका क्या रोल है इसमें, रिलीज्ड सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स दैट आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। तो उन्होंने काफ़ी जो सब्जियों को सब्जी की जो कुछ फसलें हैं उनको रिलीज किया है, रिलीज का मतलब मार्केट में लॉन्च किया है, जिनके अंदर अच्छा खासा जो प्रोटीन, जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट, गाजर की एक ऐसी किस्म तैयार की गई जिसके अंदर विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। स्पाइनेक जो पालक होता है, और पंपकिन कद्दू, तो इनके अंदर विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाया गया है। विटामिन सी एनरिच्ड बिटर ग्राउंड गाउड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, तो विटामिन सी है इन फसलों में ज़्यादा मात्रा इनकी बढ़ाई गई है। और जो आयरन एंड कैल्शियम एनरिच्ड स्पाइनक एंड बथुआ, तो आयरन और कैल्शियम, जैसे हरी सब्जियां होती हैं इनके अंदर ज़्यादातर आयरन और कैल्शियम पाए जाते हैं, तो इनके जो मात्रा है वो और ज़्यादा बढ़ाई गई है। प्रोटीन एनरिच्ड बीन, जो सोयाबीन होते हैं उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ाएगी। जैसे कि अलग अलग जो बीन्स हैं, ब्रोड हैं, लबलब है, फ्रेंच है और गार्डन पीज हैं, तो इनके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है उसको ज़्यादा बढ़ाया गया है तो टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो हम एक आइडिया समझते हैं यहाँ से, जो ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारी फसलें हैं, फसलों के साथ में हमको न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेने पड़ते हैं फूड प्रोसेसिंग में। फिर उनको जो पैकेट हम खाद्य पदार्थ लेते हैं तो उसमें एडिड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो कि डाइटरी सप्लीमेंट है, जो भी हमको खाने से रिलेटेड जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पूरा करते हैं। लेकिन जो बायो फोर्टिफिकेशन होता है उसके अंदर क्या है, हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं, प्लांट्स लेते हैं जिनके पास अलग अलग कंटेंट हैं, और प्लांट्स प्रोड्यूसिंग लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उन प्लांट्स को लेंगे जो लो लेवल ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम इनके सीड के अंदर ही कुछ जेनेटिक चेंज है वो करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, और उसके बाद जो ब्रीड प्लांट्स एंड सेलेक्ट दोज विच हैज हायर न्यूट्रिएंट वैल्यू, तो उसके बाद जो ब्रीडिंग होती है तो उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर किया जाता है, जिसके अंदर उन ब्रीड्स को हम आगे उगाएंगे जिनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी खासी है। और उसके बाद क्या करेंगे, उनके अंदर कुछ और ज़्यादा जेनेटिक चेंज है वो कर देंगे, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट वैल्यू और ज़्यादा हाई हो जाती है, उनकी हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो इस विधि से भी हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है वो कंज्यूम करके अलग अलग प्रकार के जो वेराइड प्लांट बेस्ड डाइट है वो तैयार की जा सकती हैं, क्योंकि हर पर्सन है वो कार्निवोर्स नहीं होता, तो बड़ा अवॉइड करता है मीट वगैरह से, तो उनको फसलों के जरिए ही ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि फसलों में नहीं पाए जाते वैसे ओपनली, तो उनको दिया जा सकता है। और यहाँ पे जो हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे हैं, कैसावा, मेज, स्वीट पोटैटो, बीन्स, पर्ल, माइल्ट है, बाजरा है, जो राइस एंड वीट है, तो ये ऐसी फसलें हैं जिनके अंदर ये बायो फोर्टिफिकेशन है वो काफ़ी हद तक की जा चुकी है। उसके बाद है सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको SCP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या है, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नॉट बी एबल टू मीट डिमांड ऑफ फूड एट रेट एट विच द ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। यदि हम पुराने तौर तरीकों से देखें और उस हिसाब से फसलें उगाते रहें तो इतनी फसल हम नहीं तैयार कर सकते जिससे कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या है, और जो एनिमल पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है, तो उनकी जो खाद्य आपूर्ति है उनको पूरा किया जा सके, उनके जो फूड नीड है उनको फुलफिल किया जा सके। शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट आल्सो क्रिएट्स मोर डिमांड फॉर द सेल्स। और कई इसमें आइडिया देंगे कि यदि हम ज़्यादा ग्रेन्स पे ना डिपेंडेंट रहें तो मीट वगैरह है उनके ऊपर भी डिपेंडेंट रहना स्टार्ट कर दें, तो इससे इस चीज़ को थोड़ा सा जो लोड है एग्रीकल्चर पे वो कम किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, एज इट टेक्स 3 to 10 किलोग्राम ऑफ ग्रेन टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ मीट बाय एनिमल फार्मिंग, क्योंकि उसके अंदर भी ग्रेन्स की जरूरत पड़ती है, और 3 से 10 किलोग्राम जब ग्रेन यूज किया जाता है तो उससे 1 किलोग्राम मीट ही पैदा होता है। तो यहाँ पे और ज़्यादा जो डिमांड है वो हो जाती है किसकी, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसकी। मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन। जो पूरे वर्ल्ड में 25% जो जनसंख्या है वो भूखमरी से, और मेल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण से। हंगर का मतलब तो ये है कि उनको बिल्कुल खाना ही नहीं मिलता, लेकिन मेल न्यूट्रिशन में खाना तो मिलता है लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाते, उसको कुपोषण बोला जाता है। तो SCP क्या है, इसके अंदर माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, बड़े पैमाने पे, और उनको किस रूप में यूज किया जाता है, गुड प्रोटीन सोर्स के रूप में उनको यूज करते हैं। तो इसके अंदर कौन से जो
माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे स्पाइरुलिना है, इनको हम कैन बी इजिली ग्रोन ऑन द मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट कंटेनिंग स्टार्च एंड स्ट्रा मोलेसिस एंड एनिमल मैन्योर। तो इनको हम ऐसे पानी में उगा सकते हैं जो वेस्ट वाटर होता है किसका, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट का मतलब है जहाँ पे जो आलू हैं उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, चिप्स वगैरह बनाए जाते हैं उनको धो के, और जो भी उनका जो वाटर निकलता है तो उनके अंदर काफ़ी स्टार्च पाया जाता है। स्ट्रा मतलब भूसा होता है जो भी एक बाई प्रोडक्ट होता है एग्रीकल्चर का। मोलेसिस जो गुड़ होता है गन्ने से, जो भी एक लिक्विड मटेरियल तैयार किया जाता है उसके बाद उसको सॉलिडिफाई किया जाता है। और एनिमल मैन्योर जो जानवरों का जो खाद, जानवरों से जो खाद मिलता है उनके जो पानी वेस्ट वाटर से इनको उगाया जा सकता है। एंड इवन सेवेज और सेवेज जो गंदे नाले होते हैं उनके अंदर भी इनकी जो लार्ज क्वांटिटीज है उनको तैयार किया जा सकता है। कैन सर्व एज ए फूड रिच इन प्रोटीन मिनरल्स फैट कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन। तो जो स्पाइरुलिना है इनके अंदर प्रोटीन, जो मिनरल्स, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन आल्सो रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और साथ में ये किसके अंदर ग्रो करते हैं, जो वेस्ट वाटर होता है तो वो वेस्टेज को यूज करते हैं ये एक यूटिलाइजेशन फॉर्म के अंदर जो कि यूज की जा सके, और साथ में ये क्या करते हैं फिर वातावरण प्रदूषण को भी कम करते हैं। बैक्टीरियल स्पीसीज लाइक मिथाइलोफाइलस एंड मिथाइलोट्रोपस। मिथाइलोफाइलस ये जीनस नेम है, ये एक ही स्पीसीज है ये। तो ये बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं किसी चीज़ की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और बहुत ज़्यादा जो बायोमास है, जो भी इनका कंटेंट है उसकी प्रोडक्शन बहुत स्पीड से करते हैं। कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन ऑफ प्रोटीन। तो ऐसा माना जाता है कि 25 टन तक ये प्रोटीन है वो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद एडिबल मशरूम आर ईटन बाय, ये फंगस के अंदर आ जाती हैं मशरूम, तो बहुत सारे लोगों के द्वारा यूज की जाती हैं। और लार्ज स्केल जो मशरूम कल्चर है इज ए ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो हम सब्जी भी इसकी बनाते हैं और ये भी आज के टाइम में एक उभरता हुआ उद्योग है जो काफ़ी फेमस है। उसके बाद है टिश्यू कल्चर। ड्यूरिंग 1950s दैट हुल प्लांट्स कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट्स। 1950 के अंदर, जो 1950 का जो दशक था उसके अंदर जो हुल प्लांट है उसको पैदा किया जाने लग गया था। एक्स प्लांट्स का मतलब है किसी भी प्लांट के किसी भी भाग से, छोटा सा भाग लिया उससे हमने जो प्लांट्स हैं वो उगाने शुरू कर दिए थे। आई मतलब दैट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रो इन ए टेस्ट ट्यूब। मतलब प्लांट से कोई भी एक छोटा सा भाग लेंगे, हम छोटा सा टिश्यू लेंगे, उसको टेस्ट ट्यूब में ग्रो करवाएंगे अंडर स्टेरिलाइज्ड कंडीशन का मतलब है वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होने चाहिए। इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट वगैरह एक पौधे के लिए जरूरी होते हैं वो भी उसको सप्लाई करने होते हैं। टोटी पोटेंसी क्या होता है, कैपेसिटी टू जनरेट ए हूल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट। मतलब जो एक छोटा सा भाग लिया हमने काट के किसी भी टहनी से, किसी पत्ते से, तो उससे या किसी भी सेल से पूरे प्लांट को, पूरे प्लांट बॉडी को पैदा करना, उसी को टोटी पोटेंसी बोलते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट कंटेन सुक्रोज, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सीजन। और जिनके अंदर ये जो एक्स प्लांट है उसको ग्रो करवाया जाता है ताकि वो पूरा प्लांट बनाए, तो उसके अंदर विटामिन होने चाहिए, इनऑर्गेनिक साल्ट वगैरह होने चाहिए, जैसे फॉस्फेट वगैरह होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में नीडेड होते हैं, सुक्रोज वगैरह होना चाहिए, अमाइनो एसिड हैं प्रोटीन रिलेटेड जो, और ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन जो कि ग्रोथ में ग्रोथ प्रोमोटर का काम करते हैं, वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो कुछ ही टाइम में हम क्या कर सकते हैं, जो प्लांट टिश्यू है वो तो कितना ही हमें एक प्लांट से इकट्ठा कर सकते हैं, और हर एक प्लांट के जो वो टिश्यू लिया है उससे एक नए नए जो प्लांटलेट हैं उनको फिर जब वो पैदा होते हैं तो उनको मिट्टी में उगा के बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स को हम उगा सकते हैं इस टेक्निक के द्वारा। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे यहाँ से हम आइडिया ले सकते हैं कि टिश्यू सैंपल लिया जाएगा स्क्रैप्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट, कोई भी पत्ता जैसे कोई भी स्टेम है किसी पेरेंट प्लांट का, वहाँ से मतलब छील के हम छोटा सा भाग लेंगे, उसके बाद पेट्री डिश में रखा जाएगा। ये पेट्री डिश होती है और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं ऑक्सीजन वगैरह साइटोकाइनिन वो इसमें दी जाती है। अगार मीडियम का मतलब है एक वो मीडियम होता है ये जिसके अंदर जो पोरस सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर ये ग्रो करवाए जाते हैं।
उसके बाद जो सैंपल हैं वो टीनी प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उन प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं फिर किसी भी जगह पे उनको कंपोस्ट करके, जैसे नर्सरी टाइप में जो प्लांट्स होते हैं छोटे प्लांट्स, उनको और ज़्यादा ग्रो करवाया जा सकता है। उसके बाद उनको फील्ड में लगा सकते हैं। उसके बाद माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के द्वारा हजारों प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनको तैयार किया जा सकता है, हजारों प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं एक साथ। सोमा क्लोन्स क्या होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स प्लांट्स प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल। और जो इस टेक्निक से जो टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन है, माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब छोटा जो टिश्यू है, टिश्यू कल्चर का टाइप है एक प्रकार का। माइक्रो का मतलब है छोटा लेवल पे किसी भी टिश्यू को हम जब प्रोपेगेट करते हैं, उसकी जो मात्रा है, उसकी कंटेंट है, उसको बढ़ाते हैं, तो उसी को माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। और इसके अंदर जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो एक ही प्लांट से हमने मटेरियल लिया है, तो उसी पेरेंट प्लांट जैसे ही वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, कॉपी होते हैं ओरिजिनल प्लांट की। जैसे एग्जांपल कहाँ पे यूज किया जाता है ये टेक्निक? टोमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा हैव बीन प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल स्केल। तो बड़े पैमाने पे ये प्लांट है वो उगाए जा सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है इनकी? रिकवरी ऑफ हेल्थी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट्स से। तो हम क्या कर सकते हैं, एक हेल्थी प्लांट्स को भी तैयार कर सकते हैं किसी भी डिजीज प्लांट से। वो कैसे? कि यदि हमने एक ऐसा भाग से जो टिश्यू लिया है जो कि बिल्कुल स्वस्थ है, एक प्लांट जो डिजीज्ड प्लांट है उसका तो कोई ना कोई भाग तो स्वस्थ मिलेगा ही, तो वहां से हम टिश्यू है वो ले लेंगे, और वहां से फिर जो टिश्यू है हेल्थी है वो, और उसके बाद जो प्लांट ग्रो करेगा वो भी हेल्थी बनेगा। फिर इवन इफ मेरिस्टेम फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट इज फ्री ऑफ वायरस। तो वही बात आ गई, जो किसी भी प्लांट के अंदर यदि वायरस से वो इन्फेक्टेड है, तो उसका जो मेरिस्टेमेटिक जो टिप वाला भाग होता है, स्टेम की टिप वाला, रूट की टिप वाला भाग, तो वहां से हम जो थोड़ा सा टिश्यू लेंगे तो वो हेल्थी मिलेगा। सो मेरिस्टेम्स कैन बी ग्रोन इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। तो इसी मेरिस्टेम को हम ग्रो करवा सकते हैं लैब के अंदर, विट्रो का मतलब लैब, ताकि वायरस फ्री प्लांट्स हैं उनको उगाया जा सके। साइंटिस्ट हैव सक्सीडेड इन कल्चरिंग मेरिस्टेम्स ऑफ बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। जो वैज्ञानिक हैं वो सक्सीडेड का मतलब है सफल हो चुके हैं क्या करने में? कल्चरिंग ऑफ मेरिस्टेम। जो बनाना है, शुगर केन और पोटैटो है, इनकी स्पीसीज को इस तरीके से तैयार किया जा चुका है। उसके बाद है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। Scientists isolated single cell from the plants by digesting their cell walls with naked protoplast। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो साइंटिस्ट हैं सिंगल सेल को, एक सेल को निकालते हैं किसी प्लांट से, और बाय डाइजेस्टिंग दियर सेल वाल्स। तो सेल वाल जो होती हैं, जो प्लांट के एक आउटर कवरिंग का काम करती है प्लांट सेल्स में, तो उसको डाइजेस्ट मतलब उसको तोड़ा जाता है सेलुलोज एंजाइम के द्वारा। और उसके बाद जो प्रोटोप्लास्ट का मतलब है जो सेल का कंटेंट है उसको नेक्ड कर लिया जाता है, उसको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया जाता है, बाहर से हम उसको यूज कर सकते हैं। वैसे तो जो प्लांट सेल वाल होती है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखती है, यदि हमने उसको हटा दिया तो प्रोटोप्लास्ट का हम यूज कर सकते हैं फिर किसी भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अंदर। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, जो ये प्रोटोप्लास्ट इस तरीके से हमने अलग किया है, अलग अलग डिफरेंट वैरायटी से हम लेंगे फिर वो, और कैन बी फ्यूज्ड, तो उनको फ्यूज कर सकते हैं जैसे गैमेट फ्यूज होते हैं, और उससे जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट हैं, मतलब जो एक मिक्स प्रोटोप्लास्ट हैं, वो तैयार किए जा सकते हैं। विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म ए न्यू प्लांट, सोमैटिक हाइब्रिड्स। और जिनको फिर आगे जो नए प्लांट्स में ग्रो करवाया जा सकता है, और जो वो पौधे बनेंगे वो सोमैटिक हाइब्रिड्स होते हैं। सोमैटिक का मतलब है नॉर्मल जो सेल्स होती हैं बॉडी में, जर्म सेल्स को छोड़ के। यदि जर्म सेल्स फ्यूज हो तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है। लेकिन यदि जर्म सेल्स को छोड़ के नॉर्मल सेल किसी भी पौधे से लें, अलग अलग नस्ल के पौधों से, अलग अलग जो वैरायटी के पौधे हैं, और उसके बाद उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाएं, तो वो सोमैटिक हाइब्रिड्स तैयार करते हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड, और जो ये प्रोसेस है इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल है प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद दैट ऑफ द पोटैटो। जो प्रोटोप्लास्ट है टोमेटो प्लांट का, वो पोटैटो के साथ यदि हम फ्यूज करते हैं तो जो हाइब्रिड बनेगा उसको ग्रो करवाया जाएगा, ग्रोन टू फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड प्लांट्स कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो नया पौधा बनेगा उसके अंदर टमाटर के भी और जो आलू के भी गुण हैं वो दोनों देखने को मिलेंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोमैटो, और ऐसे प्लांट्स को पोमैटो बोला जाता है। अनफॉर्चुनेटली दिस प्लांट डिड नॉट हैव ऑल डिजायर्ड कॉम्बिनेशन फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन। तो वैसे जो ये प्लांट्स हैं इनके पास वो सारे कॉम्बिनेशन तो नहीं पाए जाते जो कि इनको बड़े पैमाने पे यूज कर सकें, लेकिन ये एक अच्छी रिसर्च मानी जाती है
और काफ़ी टाइम टू टाइम इसके अंदर अपडेशन है वो किए जा सकते हैं। तो जैसे ये सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर क्या बात होती है, तो हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। सबसे पहले इस पिक को देखते हैं। तो एक प्लांट है, उसकी जो सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स, उनको लिया जाता है और आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट मतलब जो सेल वाल है उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। प्लाज्मोलाइज्ड सोर्स टिश्यू का मतलब है ये जो टिश्यू जब भी प्लांट से लिया जाएगा तो उसको प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही रखी जाती है और जो सेल वॉल है उसको डाइजेस्ट करवाया जाएगा। तो अलग अलग कलर क्यों रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ये अलग अलग वैरायटीज को शो कर रहे हैं। तो एक सोमैटिक सेल्स हमने यहाँ से उठा ली, एक सोमैटिक सेल यहाँ से, उसके बाद इनके बीच में जैसे ही सिमेट्रिक फ्यूजन होंगे और एसिमेट्रिक फ्यूजन का मतलब है मतलब जिसके अंदर जो ये दोनों सेल्स हैं उनको मिलाया जाता है और मिलाने के बाद उसके बाद केमिकल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनको दिए जाते हैं ताकि जो ये सेल्स हैं ये फ्यूज हो जाती हैं और इनके अंदर भी जो केमिकल और इलेक्ट्रिक इम्पल्स देके इनको फ्यूज करवाया जाता है। तो इसमें जो एसिमेट्रिक फ्यूजन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो दोनों टाइप से मतलब अलग अलग टाइप के हैं ये जिसके अंदर फ्यूजन करवाए जाते हैं, मतलब जो इनको मिलाने के अलग अलग तरीके होते हैं। सिमेट्रिक में सिमेट्रिकल कंडीशन में सिस्टमेटिक तरीके से इनको फ्यूज करवाया जाता है, जबकि इसके अंदर हम सबसे पहले जो डोनर जीनोम होता है उसके टुकड़े करवाते हैं। जैसे यहाँ से जो भी डोनर लिया है उसके फ्रैगमेंट्स करवाए जाएंगे और फ्रैगमेंट्स के बाद फिर इन फ्रैगमेंट्स को दूसरे वाले जो प्रोटोप्लास्ट है उनके अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद केमिकल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से इनके मतलब ऐसी कंडीशन तैयार की जाती है कि फ्यूज कर जाती हैं। वैसे फ्यूज नहीं करती हैं लेकिन हमने जो कुछ इनके अंदर स्ट्रेटजी वगैरह यूज की जाती हैं जिससे ये फ्यूज हो जाती हैं। उसके बाद जो हाइब्रिड सेल है विद बोथ पेरेंट्स जोम जीनोम, तो ये देख सकते हैं हम दोनों कलर हैं इसके अंदर और रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों करेक्टरिस्टिक्स ये लिए हुए हैं। इनको क्या किया जाता है फिर कोलाजोनोजेनेसिस, कोलाजनोजेनेसिस का मतलब है इनको एक पेट्री डिश के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाया जाएगा। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है इनके अंदर जो छोटे ऑर्गन्स हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो छोटे प्लांटलेट्स बनेंगे तो उनके अंदर जो सोमैटिक हाइब्रिड उनको बोला जाता है। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जो पोमैटो की बात कर रहे थे तो ऐसे प्लांट होते हैं ये, वैसे उगाए तो जाते हैं लेकिन इनके पास इतने ज़्यादा डिजायरेबल करेक्टर नहीं मिलते। जिनके ऊपर तो जो टोमेटो लगते हैं टमाटर, और जो नीचे जड़ों में क्या लगते हैं जो पोटैटो हैं वो लगते हैं। एक ही प्लांट है जिसके साथ में दोनों खेती हैं वो दोनों फसलें हैं वो एक साथ में उगाई जा सकती हैं, एक ही प्लांट से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं।